रूस ने सोचा होगा कि उसने क्रीमिया में सब देख लिया। यूक्रेन के ड्रोन ने रसद व्यवस्था बिगाड़ दी थी, जिससे मजबूत किला बोझ बन गया था। जहाज रानी को तहस नहस कर दिया। ऐसा लगता था कि वे हर रात क्रीमिया में उड़कर वायु रक्षा प्रणाली, डिपो आदि को नष्ट करते हैं। रूस को समझ लेना चाहिए कि यूक्रेन के पास और भी चालें हैं। अभी जो देखा वह बड़ी चाल थी। यूक्रेन की ओमेगा यूनिट के गोताखोरों ने अभी अभी वह कर दिखाया है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। दुश्मन की पंक्तियों के बहुत पीछे काम करते हुए उन्होंने ऐसा कुछ किया है जिस पर हॉलीवुड का कोई पटकथा लेखक भी गर्व महसूस करेगा। इसका मतलब है कि रूस के लिए क्रीमिया की लड़ाई अब और तेज हो गई है। यूक्रेन अब सिर्फ दूर से हमला नहीं कर रहा है, अब वे लोगों को प्रायद्वीप पर पहुंचा सकते हैं। हम बुनियादी चीजों से शुरू करेंगे। 17 जुलाई को खबर आई कि यूक्रेन ने क्रीमिया में साकी एयरबेस पर एक और हमला कर दिया है। ये 1 महीने के भीतर साकी पर चौथा लगातार हमला था और इसने काफी नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन के ऑपरेटर हमले के मौके का इंतजार कर रहे थे। रूसी विमानों पर हमला करने के बजाय जब वे हैंगर में थे, यूक्रेन के ऑपरेटरों ने विमानों को टैक्सी करने दिया। रूसी पिट्ठुओं की झूठी उम्मीद। यूक्रेन के इंतजार के बीच एक SU-24M रनवे पर आया। वो उड़ान भरने ही वाला था कि यूक्रेन के ड्रोन ने हमला कर दिया। 2 ने SU-24M पर सटीक हमला किया, जिससे यूक्रेन के ड्रोन की प्रभावशीलता दिखती है। पहले ड्रोन ने SU-24M की नाक पर हमला किया, जिससे वह टूट गई। पायलट तो कुछ इंच दूर था, देखता रहा। नाक टूटते ही यूक्रेन के दूसरे ड्रोन ने ईंधन टैंकों पर हमला कर रूसी फाइटर जेट को पूरी तरह नष्ट कर दिया। वीडियो पहले ही साझा हो चुका है। इसमें कोई शक नहीं कि यूक्रेन ने वही किया जो उसने कहा था। हम देख सकते हैं कि यूक्रेन के ड्रोन ने SU-24M को अपने निशाने पर ले लिया है, तेजी से नीचे उतरते हुए और फिर सटीक वार करते हुए। एक ही झटके में क्रीमिया में रूसी वायु अभियानों की लागत बढ़ गई। क्रेमलिन को अब जल्द ही एक नया फाइटर जेट ढूंढना होगा, जिसे संघर्षरत प्रायद्वीप में हाल में खोए गए SU-24M की जगह भेजा जा सके। लेकिन असली कहानी यह नहीं है। अगर सिर्फ बुनियादी बातों पर नजर डालें तो 1 महीने में साकी पर चौथा हमला काफी प्रभावशाली था। ये हमला यूक्रेन के क्रीमिया में हुए सभी हमलों से अलग था। आमतौर पर जब हम इस तरह के हमले की रिपोर्ट करते हैं तो हम आपको मुख्य भूमि से छोड़े गए ड्रोन या काले सागर में समुद्री ड्रोन के ऊपर से छोड़े गए ड्रोन के बारे में बताते हैं। इस बार ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेन की हालिया सफलता उसके आम ड्रोन ऑपरेटरों के जरिए नहीं मिली। फिल्म जैसी लगने वाली कहानी में यूक्रेन ने साकी एयर बेस पर हमला करने के लिए सीधे क्रीमिया में लड़ाकू गोताखोर भेजे। वे गोताखोर यूक्रेनी नेशनल गार्ड के ओमेगा स्पेशल फोर्सेस सेंटर के सदस्य हैं और वे ऐसे मिशनों को अंजाम देने के लिए प्रशिक्षित हैं जिन्हें एक सामान्य यूक्रेनी सैनिक पूरा नहीं कर सकता। ओमेगा खास है। रूस के खिलाफ युद्ध में ओमेगा ऑपरेटरों को कम ही सुर्खियां मिली, लेकिन वे यूक्रेन के बेहतरीन सैनिक है। ओमेगा स्पेशल फोर्सेस सेंटर में 8 डिटैचमेंट है। सभी का नाम ओमेगा है, जो यूनिट की एकता और छाया में रहने की क्षमता दर्शाता है। ओमेगा का काम सीधा है, आतंकवाद का मुकाबला करके और यूक्रेन के खिलाफ सशस्त्र आक्रमण को खदेड़कर राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा सुनिश्चित करना। पुतिन के तथाकथित विशेष सैन्य अभियान के संदर्भ में, जिसका मोटे तौर पर मतलब है कि जो भी रूसी चीज मिले उसे नष्ट कर दो। ओमेगा में सिर्फ चुनिंदा यूक्रेनी विशेष ऑपरेटिव्स होते हैं। माना जाता है कि इस केंद्र में लगभग 501 से 1500 सैन्यकर्मी हैं। मिलिट्री लैंड रिपोर्ट्स के अनुसार उनमें से हर एक उच्च प्रशिक्षित विशेषज्ञ है। पैराट्रूपर्स, घुड़सवार, युद्ध विशेषज्ञ और अन्य लोग जिन्होंने अपने करियर में बहुत ही खास परिस्थितियों के लिए ट्रेनिंग ली है, वे सभी ओमेगा में शामिल होते हैं। और वहाँ युद्ध गोताखोर भी है जो साकी शो के सितारे हैं। ओमेगा द्वारा साकी में ऑपरेशन की सटीक जानकारी हमारे पास नहीं है। ये तो स्वाभाविक है। ओमेगा जैसे केंद्र किसी गुप्त ऑपरेशन के बाद उसके हर पहलू को सार्वजनिक नहीं करते। जो रणनीति एक बार सफल रही वो रूस को पूरी तरह पता न होने तक फिर से सफल हो सकती है। हमें यूक्रेन के नेशनल गार्ड कमांडर ओलेक्जेंडर पिवनेंको की टेलीग्राम पोस्ट से कुछ जानकारी मिली है। 16 जुलाई की पोस्ट में पिवनेंको ने कहा, ओमेगा स्पेशल ऑपरेशन सेंटर की स्पेशल फोर्सेज ने अस्थायी रूप से कब्जाए गए क्रीमिया के साकी मिलिट्री एयरफील्ड पर रूसी SU-24M बॉम्बर नष्ट किया। ये सफल ऑपरेशन ओमेगा स्पेशल ऑपरेशन सेंटर के कॉम्बैट डाइवर्स ने किया, जिन्होंने फिर साबित किया कि वे दुश्मन की अग्रिम पंक्तियों के बहुत पीछे मौजूद लक्ष्यों पर सटीक हमले कर सकते हैं। अधिक जानकारी यूनाइटेड 24 मीडिया से मिलती है, जो बताता है कि इस ऑपरेशन की तैयारी में 3 हफ्ते लगे। यह यूक्रेन की वायुसेना व सुरक्षा सेवा की मदद से हुआ।
पिउनेन्को ने फिर ऑपरेशन की कुछ छोटी जानकारियां साझा की। डाइवर्स के हमले से पहले के दिनों में लक्ष्य की पहचान की गई थी। नेशनल गार्ड को पता था कि रूस के पास साकी में एक Su-24M है जो संभवतः मुख्य भूमि यूक्रेन पर मिसाइलें दागने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। योजना तब शुरू हुई जब ओमेगा स्पेशल फोर्सेज ने क्रीमिया में घुसपैठ के ऑपरेशन की तैयारी की, जहां से वे Su-24M पर ड्रोन से हमला करते। इसके अलावा हम केवल लड़ाकू गोताखोरों के काम के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। उन गोताखोरों को क्रीमिया में तैनात किया गया होगा। शायद उन्हें छुपाने के लिए गश्ती नौका या पनडुब्बी से लाया गया। उन्हें क्रीमिया के तटीय इलाके तक पहुंचकर ड्रोन लॉन्च करने और वहां से भागने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। और मत भूलिए, उन्हें ड्रोन भी ले जाने थे। ये सब करते हुए उन्हें अपने काम के नेविगेशन संबंधी पहलुओं को भी संभालना था, जिसमें पानी के नीचे तैरना शामिल है। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ज्वार भाटे और धाराओं से निपटना भी शामिल था। छोटी सी गलती भी महंगी पड़ सकती थी। गलत तट पर पहुंचने से ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकता था। बिल्कुल, उन कॉम्बैट डाइवर्स के पास अपना काम करने के लिए जरूरी उपकरण जरूर होते। अब ये भूमिका निभाने वाले कई लोगों के लिए वाटरप्रूफ टैबलेट्स उपलब्ध हैं, जो जीपीएस और डॉपलर सैटेलाइट पोजीशनिंग के जरिए नेविगेशन में मदद करते हैं। फिर भी ये काम बहुत बड़ा था। क्रीमिया में घुसना और साकी में सही समय पर ड्रोन हमला करना और फिर वहां से वापस बाहर निकलना। हमने कहा था ये लोग विशेषज्ञ हैं। अब वजह समझ गए होंगे। इस तरह के ऑपरेशन के लिए कुछ मिसालें मौजूद हैं। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के शुरुआती दिनों में रूस ने एक छोटे से बमबारी के बाद स्नेक आइलैंड पर कब्जा कर लिया था, जिसमें यूक्रेनी बॉर्डर गार्ड्स को पकड़ लिया गया था। इन गार्ड्स ने मूल रूप से रूसी आक्रमणकारियों से भाड़ में जाने को कहा था, जब उन आक्रमणकारियों ने गार्ड्स को द्वीप छोड़ने का आदेश दिया था। स्नेक आइलैंड रूस की बड़ी जीत थी। अगर रूस ने कब्जा रखा होता तो काले सागर के पश्चिमी हिस्से में ये द्वीप वायु रक्षा तैनाती के लिए उपयुक्त जगह होता। इसके अलावा ये द्वीप, जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर से भी कम है, यूक्रेन द्वारा व्यापारी जहाजों को काले सागर के रास्ते अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में भेजने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शिपिंग मार्गों में से एक पर भी स्थित है। रूस ने स्नेक आइलैंड कब्जाने के बाद वहां चालें चलनी शुरू कर दी। 30 जून 2022 को पुतिन की सेनाओं ने वापसी की घोषणा की, कथित रूप से यूक्रेन के प्रति सद्भावना दर्शाने के लिए। ऑस्प्रे पब्लिशिंग की रिपोर्ट है। यूक्रेन को यकीन नहीं था कि रूसी सेना सच में जा चुकी है। जो देश यूक्रेन को अधीन करना चाहता था, उसमें कौन सी सद्भावना हो सकती है। 7 जुलाई 2022 को यूक्रेन के 73वें समुद्री विशेष अभियान केंद्र के कॉम्बैट डाइवर्स को कार्रवाई के लिए बुलाया गया। अंडर वाटर व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हुए स्नेक आइलैंड के पास गुप्त रूप से पहुंचते हुए यूके की स्पेशल बोट सर्विस से प्रशिक्षित डाइवर्स ने स्नेक आइलैंड पर उतरकर रूस के दावों की जांच की। वाकई रूसी युद्धपोत जल्द ही पास आने लगे। यूक्रेन को दिखा दिया कि रूसी सद्भावना पुतिन की अपने देश के भविष्य की चिंता तक ही सीमित है। गोताखोर पीछे हट गए, लेकिन एक खाका तैयार था। इन वर्षों में यूक्रेन के युद्ध गोताखोर किनबर्न स्पिट पर हमलों में शामिल रहे हैं। जो भी इसे नियंत्रित करता है, उसे काला सागर यातायात और ड्नीप्रो नदी पर नियंत्रण मिलता है। उन गोताखोरों के पास बहुत अनुभव है। हमें लगता है कि वह अनुभव क्रीमिया की साकी एयरबेस पर आजमाया गया था। यूक्रेन के गोताखोरों ने परीक्षा शानदार ढंग से पास की। फिर भी ये सब सिर्फ अटकलें हैं। ओमेगा अपनी रहस्य उजागर नहीं करना चाहता और उसे करना भी नहीं चाहिए। हालांकि एक बात है जो यूक्रेन की नेशनल गार्ड ने साकी ऑपरेशन को लेकर उजागर नहीं की, लेकिन बाद में इसकी रिपोर्ट आ चुकी है। लेकिन इससे पहले कि हम उस हालात बदल देने वाली अहम जानकारी का खुलासा करें, यह आपको याद दिलाने के लिए है कि आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपको हमारे चैनल से जानकारी मिल रही है तो हमारे पास और भी बहुत कुछ है। सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप आगे क्या आने वाला है वो देख सके। यूक्रेन के युद्धक गोताखोर और उनके काम की बारीकियां अक्सर रहस्य में छुपा होता है। हालांकि रूस के Su-24M को नष्ट करने के लिए जिन ड्रोन का उपयोग किया गया वे कोई रहस्य नहीं है। डाइवर्स ने प्रसिद्ध AI संचालित हॉर्नेट ड्रोन का इस्तेमाल किया, जो यूक्रेन द्वारा क्रीमिया को अलग थलग करने के लिए चलाए जा रहे लॉजिस्टिकल लॉकडाउन अभियान की एक बड़ी विशेषता बन गए हैं। लेकिन ये वही हॉर्नेट नहीं थे जिन्हें हम जानते हैं। रूस की साकी आपदा पर 17 जुलाई की फॉलोअप रिपोर्ट में यूनाइटेड 24 मीडिया ने बताया कि यूक्रेन के कॉम्बैट डाइविंग मिशन में हॉर्नेट ड्रोन के अपग्रेडेड वर्जन का परीक्षण भी हुआ। नए वर्जन में वही AI गाइडेंस सिस्टम है जिससे ये यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों में प्रभावी रहा। हालांकि इसे ओमेगा के विशेषज्ञों ने फिक्स्ड विंग संस्करण में अपग्रेड किया, जिससे यह हॉर्नेट से अधिक दूरी तय कर सकता है। यूक्रेन के लिए यह बड़ी बात है। हॉर्नेट के नए वर्जन की कीमत करीब 10,000 से $11,000 बताई जा रही है। यूक्रेन रूस को क्रीमिया की वायु शक्ति और पीछे हटाने पर मजबूर कर सकता है, जिससे मिसाइल और ग्लाइड बम दागने की क्षमता प्रभावित होगी। ये रूस के लिए कुछ डरावने लागत प्रभाव भी लेकर आता है। एक अकेला Su-24M
रूस को प्रति यूनिट लगभग $25 मिलियन का पड़ता है। यूक्रेन ने इनमें से एक को करीब $20,000 की कुल लागत वाले ड्रोन से गिराया, जो निवेश पर बड़ा मुनाफा है। अब यूक्रेन ने नया हॉर्नेट विकसित कर लिया है, जो क्राइमिया में कॉम्बैट डाइवर्स भेजने के नए तरीके से जुड़ा है। रूस जानता है कि उसके पास करोड़ों डॉलर की समस्या है। अगर अगली बार Su-24M न हो तो क्या होगा? अगर यूक्रेन अपने अपग्रेडेड हॉर्नेट्स का इस्तेमाल करके $85 मिलियन के Su-35 को गिरा दे तो अब ये एक बहुत ही वास्तविक संभावना है, जो रूस को अपनी वायु शक्ति को क्रीमिया के और भीतर खींच ले जाने के लिए प्रोत्साहित करेगा और शायद प्रायद्वीप से पूरी तरह बाहर ले जाए। क्रीमिया में पुतिन की तबाही जारी है। ये हमें ओमेगा के हैरत अंगेज ऑपरेशन से पता चलता है। यूक्रेन ने क्रीमिया में सैनिक भेजने का ऐसा तरीका खोजा है जिससे पूर्ण पैमाने के उभयचर हमले की जरूरत नहीं पड़ती, जो लगभग तय है कि तबाही में खत्म होगा। यूक्रेन के पास ऐसे हमले के लिए संसाधन नहीं है। यूक्रेनी नौसेना में असल में युद्धपोत नहीं है, इसमें गश्ती जहाज और माइन युद्धक पोत है, जिससे पारंपरिक उभयचर हमला असंभव है। यूक्रेन बड़ी सेना से क्रीमिया को आजाद करा सकता है, पर सेना को वहां पहुंचाना हमेशा समस्या रहेगा। क्रीमिया के समुद्र तटों पर हमला करने की कोशिश हमले का एक स्पष्ट तरीका है। रूस की रक्षा पूरी ताकत से होगी। यूक्रेन को ऐसा हमला करने के लिए भारी हताहतों का सामना करना होगा, यहाँ तक कि अगर उसके पास हमला करने के लिए जरूरी लैंडिंग जहाज हों। लेकिन इन सब ने भी रूस को घबराने से नहीं रोका। 17 जून की रिपोर्ट में कीव इंडिपेंडेंट ने बताया कि रूस क्रीमिया में यूक्रेनी लैंडिंग की आशंका पर तटीय सुरक्षा मजबूत कर रहा है। तभी समझ आता है कि देश डरा है। ऐसी आक्रमण के लिए तैयारी करना, जिसके होने की संभावना बहुत कम है, हमें बताता है कि क्रीमिया के मामले में रूसी कमान बस पूरी तरह बदहवास है। यूक्रेन ओमेगा के लड़ाकू गोताखोर के साथ वही कर रहा है जो उसने रूस के खिलाफ कई बार किया। सभी उम्मीदों के खिलाफ। रूस को यूक्रेनी लैंडिंग्स की उम्मीद थी, पर उसे ये नहीं पता था कि नए हॉर्नेट ड्रोन से लैस गोताखोरों की छोटी टीम चुपके से क्रीमिया घुसेगी। Su-24M को तबाह करने वाला हमला करके पहले से ही तबाह हो चुके एयरफील्ड पर तबाही मचाना और फिर वहां से वापस निकल जाना। अभी जो देखा वह पुतिन के क्रीमिया संकट को और गंभीर कर रहा है। यूक्रेन ने रूस को दिखा दिया कि उसकी कितनी भी रक्षा तैयारियां उस देश को नहीं रोक सकती, जो अब असममित युद्ध के दुनिया के सबसे बड़े विशेषज्ञों में से एक बन गया है। ये क्रीमिया पर जवाबी आक्रमण नहीं था, ये एक सटीक ऑपरेशन था। और जैसे जैसे पुतिन की क्रीमिया पर पकड़ कमजोर होती जाएगी, वैसे वैसे हम यूक्रेन को इस तरह के और ऑपरेशन करते हुए देख सकते हैं। रूस क्रीमिया से धमाके के साथ नहीं जाएगा, ये धीरे धीरे और चुपचाप बाहर हो जाएगा। हम जानते हैं कि अगर हम क्रीमिया को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखें, ओमेगा का ऑपरेशन जितना प्रभावशाली था, उतना ही यह रूसी कब्जेदार फौज के लिए एक और झटका था, जो पहले से लगातार झटकों से पस्त है। साकी खुद ही यह दिखाता है। रूस की वायु शक्ति इतनी घट गई है कि अब वह फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स का एयरफील्ड से उड़ान भरने के अलावा ज्यादा उपयोग नहीं कर सकता। एयरफील्ड्स के पास मंडराकर मिसाइलें और बम दागना और फिर वापस उतर जाना। रूस शायद ही कभी कब्जे वाले इलाकों से बाहर सैन्य उड़ानें भरता है, जिसका कुछ कारण ये हो सकता है कि यूक्रेन अब तक रूस के 438 विमान और 354 हेलीकॉप्टर तबाह कर चुका है। यूक्रेन ने 20 जुलाई को रिपोर्ट किया था, साकी जैसे एयरफील्ड अब रूस के हवाई अभियान की मुख्य जीवन रेखा है। अगर ये एयरफील्ड भेद दिए जाते हैं तो पुतिन की क्रीमिया से यूक्रेन पर हवाई हमले की रणनीति संकट में आ जाएगी। और साकी भेद दिया गया है पूरी तरह से। हमने पहले बताया था कि साकी एयरबेस पर Su-24M को नष्ट करने वाला ओमेगा ऑपरेशन यूक्रेन के पिछले एक महीने में किए गए 4 में से एक है। 3 जुलाई को कीव पोस्ट ने बताया था कि साकी पर जोरदार ड्रोन हमले में 7 विमान, जिनमें Su-30 और Su-24M शामिल थे, नष्ट या क्षतिग्रस्त हुए। वो हमला एक और हमले के बाद हुआ था, जो कुछ ही दिन पहले हुआ था, जिसमें यूक्रेनी ड्रोन ने साकी के हैंगरों पर 5 पुष्ट प्रहार किए थे। उनमें से एक ड्रोन हमले ने उस हैंगर में आग लगा दी थी, जिसका इस्तेमाल रूस Su-30SM को रखने के लिए करता था। अगर रूस को संदेश नहीं मिला तो हम उनके किसी भी बॉट के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं, इसे साफ साफ बता देंगे। साकी एयरबेस अब सुरक्षित नहीं है। ये बात बाकी क्रीमिया पर भी लागू होती है। हमने प्रायद्वीप की घटनाओं को पुतिन के लिए तबाही बताया और हम उस शब्द का इस्तेमाल हल्के में नहीं करते। ओमेगा के लड़ाकू गोताखोर ने अपना ऑपरेशन पूरा कर लिया है, क्योंकि क्रीमिया को एक बड़े यूक्रेनी अभियान के जरिए अलग थलग कर दिया गया है, जिसने मुख्य भूमि पर आपूर्ति मार्गों को काट दिया है और इसी वक्त अजोव सागर में सप्लाई और ईंधन के जहाजों को नष्ट किया जा रहा है। इन हमलों के चलते प्रायद्वीप गंभीर ऊर्जा संकट में है। पेट्रोल पंपों पर ईंधन कम है
बशर्ते कब्जाधारी ऐसे पंप ढूंढ ले जहां कुछ बचा हो। क्राइमिया में बारी बारी से बिजली कटौती भी हो रही है क्योंकि यूक्रेन ने पावर सबस्टेशन और थर्मल पावर प्लांट्स को निशाना बनाया है। 16 जुलाई से पहले के 10 दिनों में यूक्रेन ने 147 फ्यूल टैंकरों पर हमला किया था जो अजो सागर से गैसोलीन और डीजल क्रीमिया भेजने की कोशिश कर रहे थे। यूक्रेन का अभियान अब इतना बढ़ गया है कि जून महीने में उसने रूस पर 7028 सफल मध्यम दूरी के हमले किए। यह आंकड़ा पिछले महीने के 3800 सफल हमलों से लगभग दोगुना है। ये दिखाता है कि हालात और तेज हो रहे हैं। ओमेगा के लड़ाकू गोताखोर का किया मध्य हमला कहा जा सकता है। हालांकि यह हमला ऐसे तरीके से किया गया था जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा। ओमेगा के ऑपरेशन से पता चलता है कि रूस ने क्रीमिया के आसपास के पानी पर नियंत्रण खो दिया है। खास तौर पर काला सागर, जो पहले रूस के लिए यूक्रेन की मुख्य भूमि पर हमला करने का जरिया था, अब रूस के लिए ऐसी कमजोरी बन गया है जो यूक्रेन को अभी देखे गए कॉम्बैट डाइवर मिशन जैसे अभियान चलाने का रास्ता देता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 5 जुलाई को यही कहा था जब उन्होंने कहा कि रूस ने काला सागर खो दिया। इससे असहमत होना मुश्किल है। याद रखें, यूक्रेन की नौसेना नहीं है। यूक्रेन ने काला सागर बेड़े के युद्धपोतों को नष्ट कर दिया है। अब रूस के बेड़े का जो हिस्सा बचा है वह यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइलों से जितना दूर हो सके उतना दूर छिपा है। यूक्रेन ने मुख्य युद्धपोतों पर 33 हमले किए हैं। रूसी लैंडिंग जहाजों पर 34 और सहायक जहाजों पर 23 हमले किए गए हैं। काला सागर अभियान ने क्रीमिया के पास के पानी रूसी कब्जाधारियों के लिए यूक्रेनी रक्षकों से ज्यादा खतरनाक बना दिए हैं। इतना खतरनाक कि अब यूक्रेन अपने लड़ाकू गोताखोर सीधे क्रीमिया भेज सकता है। काला सागर का फायदे से बोझ में बदलना क्रीमिया तक भी फैला है। यूक्रेन में रूस की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा का प्रतीक माना जाता है। रूस ने 2014 में क्रीमिया को लगभग बिना किसी लड़ाई के अपने कब्जे में ले लिया था। पुतिन ने इसे यूक्रेन के सिर पर लटकाए रखा है। वे क्रीमिया को रूस के अमीरों के लिए सबसे बेहतरीन जगह बताते हैं। ये अब युद्ध क्षेत्र है जहां ईंधन नहीं है, खाना सीमित है और बिजली नहीं है। एयरबेस पर फाइटर जेट्स जल रहे हैं। क्रीमिया में मौजूद कई कब्जाधारियों को शायद कभी पता ही ना चले कि ओमेगा ने क्या कर दिखाया। कम से कम तब तक नहीं जब तक समय न बीत जाए। रूस इस कॉम्बैट डाइविंग ऑपरेशन को अपने लोगों से छुपाने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन जो हुआ छुपाने से कुछ नहीं बदलता। यूक्रेन पहले ही क्रीमिया को अलग थलग कर रहा है। अब उसके पास हमला करने का नया तरीका है और क्रीमिया की आक्रामक क्षमता कमजोर हो गई है। यूक्रेन के ओमेगा गोताखोरों ने क्रीमिया में असंभव को संभव किया। 17 दिसंबर की सुबह 2024 लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव दक्षिण पूर्वी मॉस्को के रायाजांस्की प्रोस्पेक्ट पर एक अपार्टमेंट ब्लॉक से बाहर निकले। जो क्रेमलिन से लगभग 7 किलोमीटर दूर था। वो रूस की रेडियोलॉजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल डिफेंस फोर्सेस के प्रमुख थे। रूसी सेना के सबसे वरिष्ठ अधिकारियों में एक, जो देश की सबसे कड़ी सुरक्षा वाली राजधानी के बीचों बीच खड़े थे। प्रवेश द्वार पर एक इलेक्ट्रिक स्कूटर था। किरिलोव और उसका सहायक उसके पास से गुजरे। स्कूटर में विस्फोट हो गया। रूसी सरकारी मीडिया ने बाद में अनुमान लगाया कि उस उपकरण में लगभग 300 ग्राम TNT के बराबर विस्फोटक था, जो सामने की इमारत की खिड़कियां तोड़ने को काफी था। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। कुछ ही घंटों में यूक्रेन की सुरक्षा सेवा SBU के अंदर एक सूत्र ने पश्चिमी मीडिया को बताया कि ये कार्रवाई उनकी थी, जो यूक्रेनी अभियोजकों द्वारा किरिलोव पर प्रतिबंधित रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की निगरानी करने का औपचारिक आरोप के एक दिन बाद हुई। अब सोचिए कि इसका असल में मतलब क्या है। रूस ने सालों तक अपने लोगों और दुनिया को बताया कि उसका भीतरी इलाका अछूता है। यूक्रेन में युद्ध दूर किसी और की जमीन पर हो रहा था। रूस नियंत्रण में था और जीत रहा था। फिर भी उसके एक शीर्ष जनरल को रेड स्क्वायर से कुछ मिनट दूर स्कूटर पर बम से मार दिया गया। चाहे आप इसे हत्या कहें या लक्षित हत्या, ये उस योजना का सिरा था जो 1 दशक से भी ज्यादा समय में चुपचाप तैयार हुई थी। आइए जानते हैं कि कैसे यूक्रेन की खुफिया एजेंसियां 2014 में एक टूटी फूटी, घुसी हुई, आधी बर्बाद व्यवस्था से निकलकर दुनिया की सबसे खतरनाक गुप्त ताकतों में से एक बन गईं। और इसे खड़ा करने में CIA ने क्या भूमिका निभाई। ये समझने के लिए कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, हमें 2014 में लौटना होगा। रूस ने क्रीमिया कब्जाया और डोनबास में युद्ध शुरू किया था। यूक्रेन की सुरक्षा सेवाएं न सिर्फ कमजोर थीं, बल्कि उनमें भीतर तक घुसपैठ हो चुकी थीं। असल में लुहांस्क में SBU मुख्यालय, जो खुद डोनबास में है, को अप्रैल 2014 में डोनबास युद्ध की शुरुआत के दौरान धावा बोला गया था। मारेक सिविएक के विश्लेषण के अनुसार एक पोलिश आंतरिक
सुरक्षा एजेंसी के अधिकारी और रूसी गुप्त सेवा अभियानों के विशेषज्ञ का कहना है कि एसबीयू पहले ही रूसी गुप्त सेवाओं द्वारा घुसपैठ का शिकार हो चुकी थी। उस दिन के मूल तथ्य विवाद में नहीं है। 6 अप्रैल 2014 को एक भीड़ क्षेत्रीय एसबीयू भवन की ओर बढ़ी और जब ये खत्म हुआ, मुख्यालय पर कब्जा हो चुका था और शस्त्रागार खाली था। सैन्य राइफलें, ग्रेनेड और विस्फोटकों का पूरा भंडार गायब हो गया, जो उस विद्रोह को हथियार देने के लिए काफी था जो डोनबास को अपनी चपेट में लेने वाला था और युद्ध भड़काने वाला था। और जिस तरीके से इमारत पर कब्जा हुआ वो अजीब है। अंदर मौजूद अधिकारियों को, जिनमें एलीट अल्फा यूनिट के लोग भी शामिल थे, यहाँ तक कि अपनी सर्विस पिस्तौलें भी छोड़ने का आदेश दिया गया था। हथियार भंडार को डमी माइन से सुरक्षित किया गया। पास की एक छावनी में 12,000 सैनिक थे, लेकिन वहाँ से कोई भी मदद के लिए नहीं भेजा गया। पिछली रात गिरफ्तार बंदियों को भीड़ में वापस छोड़ दिया गया, जहां उन्होंने तुरंत हमले का नेतृत्व करने में मदद की। अगर एक एक करके देखा जाए तो इनमें से हर एक को घबराहट या अक्षमता के रूप में खारिज किया जा सकता है। साथ में देखने पर पॉलिश विश्लेषक ने तर्क दिया कि इमारत वास्तव में अंदर से खोली गई थी। उनका कहना है कि रूस को व्यक्तिगत अधिकारियों की भर्ती करने की जरूरत नहीं थी, जब वो उन्हें नियंत्रित करने वाले स्थानीय राजनेताओं पर दबाव डाल सकता था। रीजन पार्टी के संरक्षक, जिनके नेटवर्क पुलिस व प्रशासन में फैले हुए थे और खुद सुरक्षा सेवा में भी। ये भी एक संयोग था। उस समय एसबीयू की कमजोरी का सबसे बड़ा सबूत वही गवाही थी जो क्रांति के बाद नए प्रमुख ने दी। वैलेंटीन नालियेविचेंको। उन्होंने कहा कि उन्हें एक ऐसी सेवा मिली थी जो खोखली हो चुकी थी और पिछला नेतृत्व रूस या क्रीमिया भाग गया था, जिसके पास न ऑपरेटिव फाइलें थी न हथियार छोड़े गए थे। उन्होंने कहा कि एजेंसी में रूस की एफएसबी की गहरी घुसपैठ थी और दावा किया कि वो पहले एसबीयू प्रमुख है जिन्होंने यूक्रेन में एफएसबी अधिकारियों की गिरफ्तारी शुरू की। इनमें से कोई भी बात ये साबित नहीं करती कि लुहांस्क में क्या हुआ था। ये दिखाता है कि माहौल तैयार था। जब सेवा चलाने वाला कहता है कि वो रूसी एजेंटों से सड़ी थी, तो ये सवाल कि क्या उसकी किसी चौकी को खोया गया था या सौंप दिया गया था, साजिश की थ्योरी नहीं रह जाती, बल्कि पूछने लायक एक वाजिब बात बन जाती है। यही वो बर्बादी थी जिससे यूक्रेन ने शुरुआत की थी। देश फिर से रूस के प्रभाव में आ सकता था जब केजीबी के वारिस सब कुछ चला रहे थे, या वो मलबे से लोकतांत्रिक पश्चिमी सोच वाली सेवाएं बनाने की कोशिश कर सकता था। कीव ने दूसरा रास्ता चुना। पुनर्निर्माण में वलेरियो कोंद्रात्युक केंद्रीय भूमिका में थे, जिन्होंने एसबीयू में काम किया और फिर एचयूआर के प्रमुख बने। यूक्रेन की सैन्य खुफिया सेवा 2015 में। वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच के अनुसार CIA ने एक नई 5th डायरेक्टरेट नामक एसबीयू इकाई के निर्माण में मदद की, जो काउंटर इंटेलिजेंस और विशेष ऑपरेशनों को जोड़ती थी। उस इकाई ने कब्जे वाले क्षेत्रों में एजेंटों का नेटवर्क बनाकर निगरानी शुरू की और रूस समर्थित बलों के खिलाफ यूक्रेन की शुरुआती गुप्त कार्रवाइयां की। इनमें से कुछ भी पहले से तय नहीं था और अमेरिकी सतर्क थे। इसके पीछे वाजिब वजह थी। उन्हें पता था कि यूक्रेनी खुफिया तंत्र रूसी एजेंटों से भरा हुआ था और उन्हें चिंता थी कि जो भी जानकारी वे साझा करेंगे वो कुछ ही दिनों में मॉस्को की किसी मेज पर पहुंच जाएगी। कोंद्रात्युक ने इसे किस्मत पर नहीं छोड़ा और रूसी सेना के टॉप सीक्रेट दस्तावेजों का बंडल सौंपा, मूल रूप से एक तोहफे के रूप में, ये साबित करने के लिए कि यूक्रेन के पास ऐसी जानकारी तक पहुंच है जो सचमुच काम की है और उसे सुरक्षित रखने का अनुशासन भी है। पूर्व CIA ऑपरेशंस अधिकारी एड बोगिन, जिन्होंने डेविड किरियाचेंको से फोर्ब्स में बात की, उन्होंने यूक्रेनी मानसिकता को 11 सितंबर के बाद अमेरिकी भावना जैसी बताया। यूक्रेनी अधिकारियों को अमेरिकियों के खुलकर भरोसा करने से पहले सोवियत दौर के दशकों पुराने अविश्वास को पार करना पड़ा। जब एक पक्ष लगातार उपयोगी, सटीक जानकारी देता है और राज रखता है, तो दूसरा पक्ष भी ज्यादा साझा करने लगता है। यूक्रेनियों ने वर्षों तक यही किया। यही इस कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यूक्रेन केवल अमेरिकी मदद पाने वाला कोई बेबस पक्ष नहीं था। कई यूक्रेनियन रूसी को मातृभाषा मानते हैं और दोनों भाषाएं काफी मिलती जुलती हैं। कई लोगों के परिवार, दोस्त और उस देश की सांस्कृतिक समझ थी जिसके खिलाफ वे अब लड़ रहे थे। यूक्रेन रूस को वैसे समझता था जैसे कोई पश्चिमी एजेंसी नहीं समझ सकती थी और इसी वजह से वो CIA के लिए खुफिया जानकारी जुटा सकता था। बदले में CIA को रूसी सेना और उसके फैसलों की प्रक्रिया में असाधारण झलक मिल रही थी। महत्वपूर्ण योगदानों में इंटरसेप्ट की गई सामग्री शामिल थी। ऐसे सबूत मिले जिन्होंने 2014 में पूर्वी यूक्रेन में मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 17 को गिराने में रूसी संलिप्तता साबित करने में मदद की और 2016 के अमेरिकी चुनाव में हस्तक्षेप करने वाले रूसी एजेंटों का पीछा करने में भी सहायता की। चुनाव 2022 में पूर्ण आक्रमण से पहले बताया गया कि यह सहयोग यूक्रेन रूस सीमा पर लगभग दर्जन भर गुप्त अग्रिम ठिकानों तक
फैल गया था, जिन्हें CIA के समर्थन से बनाया और सुसज्जित किया गया था, जहां यूक्रेनी अधिकारी रूसी सैनिकों की आवाजाही पर नजर रखते और अपने नेटवर्क चलाते थे। एक रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेनियन रूस की इतनी खुफिया जानकारी ला रहे थे कि CIA के कीव स्टेशन के अमेरिकी अधिकारी उसे पूरी तरह प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे। दोनों एजेंसियों ने अन्य देशों में भी संयुक्त ऑपरेशन शुरू किए, जिसे खुफिया जगत में बड़ी भरोसे की मिसाल माना जाता है। इसी समय अधिकारियों की एक नई पीढ़ी आई, जो सोवियत संघ के यूक्रेन के अतीत से अलग स्वतंत्र यूक्रेन में जन्मी थी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण किरिल्लो बुदानोव थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने फरवरी 2024 में रिपोर्ट किया कि बुदानोव यूनिट 2245 में सेवा कर चुके हैं। ये एक विशेष सैन्य खुफिया इकाई थी, जिसने 2015 के बाद CIA के साथ मिलकर काम किया। इसकी विशेषता रूसी सैन्य उपकरणों को बरामद करना थी, संचार और अन्य उपकरण जिन्हें यूक्रेनी व अमेरिकी विश्लेषकों द्वारा अलग कर अध्ययन किया जा सकता था। बुदानोव आगे चलकर HUR के प्रमुख बने और उन वर्षों में प्रशिक्षित अधिकारी अब लगभग हर यूक्रेनी खुफिया और सुरक्षा संगठन के शीर्ष पर बैठे हैं। वे उन अभियानों के निर्माता हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। अब उस व्यवस्था की एक विशेषता ये है कि यूक्रेन दो प्रमुख सेवाएं चलाता है जो खुले तौर पर एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती हैं। एक है HUR सैन्य खुफिया निदेशालय, जो मुख्यतः विदेशों पर केंद्रित है, और दूसरा है SBU आंतरिक सुरक्षा सेवा। घरेलू और विदेशी खुफिया एजेंसियों की प्रतिस्पर्धा उन्हें बेहतर बनने और परिणाम देने के लिए प्रेरित करती है। चाहे इसे स्वीकारें या नहीं, इस प्रतिद्वंदिता से कई असाधारण अभियान हुए हैं और समुद्र में ये दौड़ सबसे ज्यादा दिखाई दी है। लेकिन उससे पहले मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें ताकि आप सैन्य ऑपरेशनों की खास बातें देखें और यूक्रेन युद्ध व वैश्विक भू राजनीति की खबरों से जुड़े रहें। अब जब रूस ने 2022 में आक्रमण किया, यूक्रेन के पास लगभग कोई नौसेना नहीं थी। 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया कब्जाने पर यूक्रेन ने अपना ज्यादातर बेड़ा खो दिया और युद्ध के शुरुआती दिनों में अपने प्रमुख फ्रिगेट को डुबो दिया ताकि वो रूस के हाथ न लगे। रूस कागजों पर काला सागर का मालिक था। उसके बेड़े ने यूक्रेनी बंदरगाहों की घेराबंदी कर अनाज का निर्यात रोक दिया था, जिससे कई देशों को असर हुआ और यूक्रेनी शहरों पर क्रूज मिसाइलें दागी थीं। लेकिन अप्रैल 2022 में क्रूजर मॉस्कवा काला सागर बेड़े का प्रमुख जहाज मॉस्कवा में आग लगी और वो डूब गया। यूक्रेन ने इसे 2 स्वदेशी नेपच्यून जहाज रोधी मिसाइलों से निशाना बनाया। यूक्रेन की सैन्य सफलता के साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने मॉस्कवा का स्थान पता लगाया और यूक्रेन ने उस पर कार्रवाई की। मॉस्कवा 1905 के रूस जापान युद्ध के बाद से युद्ध में खोया गया पहला रूसी प्रमुख युद्धपोत बन गया। इसे खोने से रूस को जहाज पीछे हटाने और सतर्क रहने की जरूरत पड़ी। इससे यूक्रेन के लिए एक नई समस्या पैदा हो गई, जिसे बाद में नौसैनिक ड्रोन द्वारा हल किया गया और यहीं पर यूक्रेन की तात्कालिक सूझबूझ वास्तव में क्रांतिकारी बन गया। SBU ने सी बेबी नामक समुद्री ड्रोन विकसित किया, जिसे शुरुआत में जेट स्की, मोटर बोट के पुर्जों और बाजार में आसानी से मिलने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान से बनाया गया। प्रतिस्पर्धा के अनुरूप HUR ने मैगुरा ड्रोन विकसित किया ताकि ऐसे अभियानों को जारी रखा जा सके जिनका लक्ष्य रूसी बंदरगाहों, मुख्य रूप से क्रीमिया में। ये मशीनें छोटी, तेज और पानी के बहुत पास थीं। देखना मुश्किल था। ये विस्फोटकों से भरी थी और सैटेलाइट लिंक से सैकड़ों किलोमीटर दूर से नियंत्रित हो सकती थीं। 2 प्रतिद्वंदी यूक्रेनी एजेंसियों ने अपनी अपनी रोबोटिक नौसेना शुरुआत से तैयार की थी। फरवरी 2024 में मगुरा VV5 ड्रोन के एक झुंड ने क्रीमिया के पास एक मिसाइल काविट को डुबो दिया। 2 हफ्ते बाद उन्होंने लैंडिंग शिप सीजर कुनिकोव और मार्च में पेट्रोल शिप सर्गेई कोतोव को डुबो दिया। वो एक ऐसा जहाज था जिसकी कीमत यूक्रेन ने लगभग $65 मिलियन आंकी थी, जिसे ऐसे ड्रोन ने नष्ट किया जिनकी कीमत उसकी तुलना में बहुत ही कम थी। विभिन्न पश्चिमी अनुमानों के अनुसार मार्च 2024 तक यूक्रेन ने रूस के काले सागर बेड़े का लगभग 1/3 हिस्सा डुबो दिया या उसे निष्क्रिय कर दिया था और बाकी को मजबूर कर दिया कि वे पूर्व की ओर नोवोरोसिस्क चले जाएं, जो कि क्रीमिया से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। इतना दूर कि ना तो वे यूक्रेनी जहाजरानी को धमकी दे सकते हैं और ना ही उस प्रायद्वीप की रक्षा कर सकते हैं जिसकी रक्षा के लिए उन्हें तैनात किया गया था। इसी अभियान और SBU अभियानों ने कर्च ब्रिज को भी नुकसान पहुंचाया, जो रूस और कब्जे वाले क्रीमिया के बीच प्रतीकात्मक व लॉजिस्टिक कड़ी है, जिसका 2018 में व्लादिमीर पुतिन ने ट्रक चलाकर उद्घाटन किया था। फिर ड्रोन वो करने लगे जो पहले कभी नहीं हुआ था। 2024 के आखिरी दिन एक मगुरा ड्रोन ने एक संशोधित हीट सीकिंग मिसाइल दागी और क्रीमिया के तट के पास 2 रूसी Mi-8 हेलीकॉप्टरों
को मार गिराया। इतिहास में पहली बार किसी नौसैनिक ड्रोन ने सैन्य विमान नष्ट किया। अगले वसंत में यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार एक उन्नत मैगुरा VV7 ने काला सागर के ऊपर अमेरिकी साइडवाइंडर मिसाइलों से लैस होकर 2 रूसी Su-30 लड़ाकू विमानों को गिराया। ये यूक्रेन की खुफिया सेवाओं द्वारा युद्ध में दी गई सीधी मदद का सिर्फ एक हिस्सा है। अगर बड़े परिप्रेक्ष्य की बात करें, हमें जमीन पर लौटकर उसी अभियान की ओर जाना होगा जिसमें किरिलोव मारे गए। उस मौत का जिक्र एक लंबी सूची में एक छोटी सी पंक्ति के रूप में था और कुछ पहले के हमलों की आधिकारिक तौर पर कभी जिम्मेदारी भी नहीं ली गई थी। अगस्त 2022 मॉस्को के पास कार बम धमाके में दारिया दुगीना, प्रमुख रूसी राष्ट्रवादी विचारक की बेटी, मारी गईं। बाद में अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने माना कि इसमें यूक्रेनी सरकार के कुछ तत्व इसके पीछे थे, जिससे यूक्रेन ने इनकार किया। 2023 के वसंत में सेंट पीटर्सबर्ग के एक कैफे में व्लाडलेन ततार्स्की नामक रूसी युद्ध ब्लॉगर की मूर्ति में छुपे बम से मौत हुई। रूस ने शुरू में यूक्रेन को दोषी ठहराया और उस रूसी राजनीतिक कार्यकर्ता को ढूंढ निकाला जिसने वास्तव में वो मूर्ति पहुंचाई थी। 1 साल बाद यूक्रेन की अपनी रिपोर्टिंग से ये सामने आया। ये कार्रवाई यूक्रेन की गुप्त सेवाओं ने आयोजित की थी और रूसी कार्यकर्ता को इस पूरे खेल में सबसे आसानी से कुर्बान किए जा सकने वाले मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया, जिससे रूसी सेवाओं का प्रभाव और प्रतिष्ठा और भी कम हो गई। इस घटना से पता चला कि ये ऑपरेशन कितने बेरहम हो गए हैं, जिनमें रूसी लोगों को सरकार के खिलाफ इस्तेमाल किया गया और 42 लोग हताहत हुए, जिससे पुतिन के करीबी लोगों, प्रमुख सैन्य रणनीतिकारों और विश्लेषकों को हटाया जा सके। जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, वो रफ्तार और तेज होती गई और निशाने कमान श्रृंखला में और ऊंचे पदों तक पहुंचते गए। अप्रैल 2025 में मॉस्को के पूर्व बालाशिखा में कार बम। रूसी जनरल स्टाफ के मुख्य संचालन निदेशालय के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल यारोस्लाव मोस्कालिक की हत्या कर दी, जो पहले नॉर्मंडी प्रारूप संघर्ष विराम वार्ता में थे। कुछ दिन बाद राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि उन्हें यूक्रेन के विदेशी खुफिया प्रमुख से वरिष्ठ रूसी अधिकारियों के सफाई की रिपोर्ट मिली है और न्याय होकर ही रहता है। हालांकि उन्होंने मोस्कालिक का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया। दिसंबर 2025 में मॉस्को में एक और कार बम विस्फोट में लेफ्टिनेंट जनरल फेनिल सावरव की मौत हो गई और जून 2026 में उसी बालाशिष्का इलाके में दमीर दाविदोव नामक एक तोपखाना कमांडर मारे गए। जहां मोस्कालिक मारे गए थे, वहां से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर। आप पूछ सकते हैं कि इन सब का सैन्य रूप से क्या हासिल होता है। एक जनरल की मौत से युद्ध नहीं जीता जाता और यह एक उचित मूल्यांकन है। यूक्रेनियन तर्क देते हैं कि इसका मूल्य आंशिक रूप से मनोवैज्ञानिक है, दोनों यूक्रेनियों के लिए जो युद्ध अपराधियों को जवाबदेह होते हुए देखते हैं और पश्चिमी दर्शकों के लिए जो ये जान रहे हैं कि यूक्रेन की पहुंच उससे कहीं आगे है जितना किसी ने सोचा था। लेकिन इसके पीछे एक ज्यादा निर्मम तर्क भी है। हर हत्या हर रूसी अधिकारी को बताती है कि मॉस्को में वर्दी पहनकर डेस्क पर बैठना यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की योजना बनाने के लिए सुरक्षित नहीं है। ये रूस की सुरक्षा सेवाओं को आंतरिक मामलों पर अधिक संसाधन खर्च करने को मजबूर करता है, अपने ही लोगों की सुरक्षा करने और लीक की तलाश करने में, बजाय इसके कि वे पूरी तरह से मोर्चे पर ध्यान केंद्रित करें। यूक्रेन की गुप्त सेवाओं ने भी यूक्रेन की रणभूमि पर मिली सबसे बड़ी अप्रत्याशित सफलताओं की नींव रखी। 5वीं, निदेशालय और HUR द्वारा बनाए गए कब्जे वाले इलाकों के भीतर बने एजेंट्स नेटवर्क ने यूक्रेनी बलों को लक्ष्य संबंधी जानकारी दी, जिससे उन्नत ड्रोन और नई मिसाइलों से सटीक लंबी दूरी के हमले हो सके। और जब अगस्त 2024 में यूक्रेन ने सीमा पार कर कुर्स्क में घुसकर दुनिया को चौंका दिया, दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार विदेशी सेना ने रूसी भूमि पर कब्जा किया, तो इन्हीं सेवाओं की टोही ने इलाके में मौजूद परिचालन संबंधी कमियों को उजागर किया। गुप्त और पारंपरिक युद्ध ने एक दूसरे को मजबूती दी, क्योंकि यूक्रेन हर बार खुफिया जानकारी से मोर्चा थोड़ा आगे बढ़ा सकता था, रूसी सेवाओं को असहज करता था और अपने ऑपरेटिव्स को आगे की कार्रवाई के लिए ज्यादा खुफिया जानकारी जुटाने देता था। ये सब जून 2025 की शुरुआत में अब प्रसिद्ध ऑपरेशन स्पाइडर वेब में सामने आया, जो 18 महीने की कोशिश का नतीजा था। यूक्रेनी ऑपरेटिव्स रूस में ड्रोन और लॉन्च उपकरण तस्करी कर लकड़ी की झोपड़ियों में छुपा रहे थे, जो ट्रकों पर आम प्री फैब्रिकेटेड घरों जैसी लगती थीं। हमले के दिन कई रूसी एयरबेसों के पास के स्टेजिंग पॉइंट्स पर झोपड़ियों की छतें खुल गईं। एक लक्ष्य पूर्वी साइबेरिया का बेलाया था, जो यूक्रेन से 4000 किलोमीटर से भी अधिक दूर है। ड्रोन झुंड ने 295 और 222 M3 बमवर्षकों को नुकसान पहुंचाया, जिनका रूस यूक्रेनी शहरों पर क्रूज मिसाइलें दागने के लिए इस्तेमाल करता था और जो परमाणु मिसाइलें ले जाने के कुछ गिने चुने विकल्पों में से थे। यूक्रेन की SBU ने पहले कहा था कि उसने 41 विमान पर हमला किया। रूस के लगभग 1/3 रणनीतिक क्रूज मिसाइल वाहक नष्ट हुए, जिससे $7 अरब का नुकसान हुआ। ज़्वेज़दा की सैटेलाइट इमेजरी के मुताबिक हमले में करीब 12 विमान नष्ट और कई क्षतिग्रस्त हुए।
एक वरिष्ठ नेटो अधिकारी के अनुसार 10-13 विमान नष्ट हुए और लगभग 40 विमानों को नुकसान पहुंचा है। अनुमान है कि इस अभियान ने रूस की लंबी दूरी विमानन क्षमता का 5वां हिस्सा निष्क्रिय किया। आप कोई भी आंकड़ा मान ले, मुख्य बात यह है कि रूस अब इन बमवर्षक विमानों का निर्माण वास्तव में नहीं करता है, इसलिए हर नुकसान स्थायी था और रूस की शक्ति प्रदर्शन करने की क्षमता को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाता था। खुफिया एजेंसियों का आखिरी अभियान रूस की अर्थव्यवस्था के खिलाफ था, जिसमें फिर CIA की छाप दिखी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया कि CIA और अमेरिकी सैन्य योजनाकारों ने यूक्रेन को रूस के ऊर्जा क्षेत्र के खिलाफ अपने लंबी दूरी के अभियान को बेहतर करने में मदद की। योजना कथित तौर पर उन हिस्सों पर केंद्रित थी जिन्हें बदलना सबसे मुश्किल और सबसे धीमा होता है, न कि रिफाइनरियों पर बेतरतीब ढंग से हमला करने पर। उस रिपोर्टिंग में वर्णित एक मामले में एक CIA विशेषज्ञ ने एक विशेष रिफाइनरी कपलर की पहचान की, जिसकी तबाही से एक संयंत्र हफ्तों तक बंद रह सकता था। यही तर्क रूस की शैडो फ्लीट पर भी लागू होता है। ये पुराने टैंकर हैं जिनसे मॉस्को प्रतिबंधित तेल दुनिया भर में भेजकर जंग के लिए पैसे जुटाता है। CIA को उस प्रयास के कुछ हिस्सों को समर्थन देने की अनुमति मिली थी। 2014 में एक चरमराई हुई जासूसी सेवा को फिर से खड़ा करने में मदद के रूप में जो शुरुआत हुई थी, वो 10 साल बाद रूसी युद्ध मशीन की आर्थिक जीवन रेखा का गला घोटने वाले संयुक्त अभियान में बदल गई। यहाँ राजनीतिक पहलू भी उतना ही अहम है। फरवरी 2025 में राष्ट्रपति ट्रंप और जेलेंस्की के टकराव के बाद वॉशिंगटन ने कीव के साथ खुफिया सहयोग अस्थायी रूप से निलंबित किया। सार्वजनिक रूप से CIA SBU साझेदारी खत्म होती दिखी, लेकिन ये विराम अल्पकालिक साबित हुआ। मार्च 2025 में खुफिया जानकारी साझा होना फिर से शुरू हुआ, जिससे CIA और यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों की साझेदारी बहाल हो गई। कारण सीधा है, यूक्रेन को समर्थन के लिए CIA पर निर्भर रहना पड़ा। CIA को भी इसका फायदा हुआ कि यूक्रेन के जासूस रूस के भीतर गहराई तक थे। यूक्रेन रूस को वैसे समझता है जैसे पश्चिमी खुफिया एजेंसियां नहीं कर सकती। इससे वो खुफिया अभियानों में यूक्रेन, रूस और मॉस्को के प्रभाव वाले मध्य पूर्व जैसे क्षेत्रों में भी अहम साझेदार बन जाता है। तो ये युद्ध में कैसे भूमिका निभाता है? पुतिन के शासन की कहानी है कि रूस यूक्रेन से ज्यादा ताकतवर है, वो युद्ध जीतेगा और उसकी गुप्त सेवाएं यूक्रेन में घुसपैठ कर उसे असंतुलित कर सकती हैं और उसे रूस के भू राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र की ओर झुकाए रख सकती हैं। मॉस्को जल उठेगा, यही चेतावनी यूक्रेन महीनों से देता आ रहा है। पुतिन ने इसे सुना है, उसने इसे अनदेखा करने की कोशिश की है, लेकिन व्लादिमीर जेलेंस्की ने जब लगातार 2 जबरदस्त धमाके किए, पुतिन को समझना होगा कि अंत आ रहा है। क्यों? यूक्रेन शायद पेट्रोल लाए, लेकिन माचिस जलाने वाले पुतिन के ही लोग होंगे। अब यूक्रेन के पास युद्ध खत्म करने का ऐतिहासिक मौका है, क्योंकि पुतिन को अभी पता चला है कि उनके करीबी भी यूक्रेन के साथ शांति चाहते हैं, और अगर शांति नहीं आती तो यूक्रेन का दूसरा बड़ा धमाका ये सुनिश्चित करेगा कि अगर पुतिन दबाव में नहीं झुकते तो उन्हें ताकत के आगे झुकना ही पड़ेगा। हम शुरुआत करेंगे अंदरूनी दायरे से। हम जेलेंस्की को बोलने देंगे। 10 जुलाई को जेलेंस्की ने रोज की तरह शाम का संबोधन दिया। उन्होंने इसका उपयोग पुतिन को संदेश भेजने के लिए किया, जो रूस के नेता को गहरा चोट पहुंचाएगा। रूस में ईंधन संकट बढ़ रहा है, जो पुतिन की इस युद्ध समाप्त न करने की अनिच्छा के जवाब में उचित है। हमने शांति के लिए प्रस्ताव दिए हैं। जेलेंस्की ने कहा, ठीक है। अब तक सब सामान्य था, लेकिन फिर बड़ा खुलासा हुआ। हमारे पास वैश्विक साझेदारों का समर्थन है। पुतिन के करीबियों में भी शांति का समर्थन है। वे जानते हैं वहाँ क्या हो रहा है और शांति के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जेलेंस्की ने घोषणा की। और इसी तरह पैरानॉइड पुतिन को एहसास हुआ कि उसके अपने घेरे में गद्दार हैं। उसके अपने करीबी घेरे के सदस्य जो ऐसे युद्ध के लिए उसकी पागलपन भरी प्यास साझा नहीं करते, जिसमें 1.42 मिलियन से ज्यादा हताहत हुए हैं और संख्या बढ़ रही है। घबराए हुए पुतिन सोच रहे होंगे कौन उनके खिलाफ है। क्या ये सिर्फ 1 या 2 लोग हैं? बस कुछ ही? हर कोई जल्द ही सब अटकलें लगाएंगे। सच कहूँ तो ये बातें किसी नेता के लिए हैरानी की नहीं, जब तक वो व्लादिमीर पुतिन की तरह जानबूझकर अनजान न हो। वोलोदिमीर जेलेंस्की ईंधन संकट का जिक्र करते हैं, जो रूस को हिला रहा है, और ये संकट यूक्रेन की बनाई हुई रणनीति का हिस्सा है, जिसे खास तौर पर इसलिए पैदा किया गया है ताकि रूस की जनता अपने नेता के खिलाफ हो जाए। अब यूक्रेन के लंबी दूरी के हमले रूस के हर अहम हिस्से तक पहुंच सकते हैं। देश भर में रिफाइनरियां जल रही हैं। यूक्रेन के उल्लेखनीय हमलों में एक साइबेरिया की ओम्स्क रिफाइनरी पर 2500 किलोमीटर से ज्यादा दूर से हुआ हमला है। वो सुविधा यूक्रेन की पहुंच में कभी नहीं थी, ये तो उसके करीब भी नहीं थी, लेकिन अब जब वो है
तो जेलेंस्की जिन रूसी अभिजातियों की बात करते हैं जो पुतिन के चारों ओर शार्क की तरह मंडरा रहे हैं से लेकर आम आदमी तक हर कोई नाखुश है और बदलाव चाहता है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, रूस के 83 क्षेत्रों में से लगभग सभी में ईंधन की कमी अलग अलग स्तरों पर देखी जा रही है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार कई जगहों पर पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। रूस के अंदर हताशा है और कुछ लोग मानते हैं कि यही हताशा पुतिन को उस स्थिति में ला सकती है कि वे हटाए जाने से पहले खुद ही पद छोड़ दें। सचमुच पुतिन को अपने करीबियों से दिक्कत है, ये सिर्फ जेलेंस्की नहीं कह रहे। 13 जुलाई को मेट्रो ने बताया कि एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गुस साकनर भी यही कह रहे हैं। अब ओलिगार्क्स में भी कई लोग पुतिन के युद्ध पर शक कर रहे हैं। जो लोग 1 साल पहले जीत की बात कर रहे थे, उनमें से कई अब उस पर विश्वास नहीं करते। साकनर ने खुलासा किया, पुतिन पर दबाव बढ़ने पर जाखन ने खुलकर बात की। यह भी उतना ही मुमकिन है कि एक दिन वह अपने परिवार के साथ खिड़की से कूद जाए। आखिरकार ऐसी चीजें रूस में होती रहती हैं। ऐसी चीजें वाकई रूस में होती हैं। बस फर्क इतना है कि आमतौर पर ये पुतिन के आदेश पर होता है और उन खिड़कियों से कूदने से ज्यादा लोगों को धक्का दिया जाता है। हमें थोड़ा सा अंदाजा मिलता है उस हताश मानसिकता का जिसके बारे में कुछ लोग मानते हैं कि अब पुतिन के पास है, क्योंकि वो अपनी यूक्रेन के खिलाफ जंग को न सिर्फ जमीन पर रुकते हुए देख रहे हैं, बल्कि ये लड़ाई अब इस रूप में बदल गई है जिसमें यूक्रेन जीत रहा है। रूस भर में उड़ते ड्रोन पुतिन को याद दिलाते हैं कि वे लोगों की सुरक्षा में असफल रहे, जबकि उन्होंने इसका वादा किया था। वो नाकामी बहुत चुभती है। यहाँ तक पुतिन जैसे तानाशाह को भी समझना होगा कि उनके लोग और करीबी सिर्फ एक सीमा तक ही सब सहेंगे, फिर वे मिलकर यूक्रेन का समर्थन करेंगे और पुतिन को उस शांति के लिए मजबूर करेंगे जो वे नहीं चाहते। जैसा कहा था, यूक्रेन पेट्रोल लाया है, पुतिन के अपने ही लोग शायद उसमें आग लगा दें। जेलेंस्की पुतिन के करीबी लोगों का जिक्र करते हैं, जिससे अटकलें जोरों पर आना तय है कि कौन पुतिन के करीब है पर यूक्रेन का समर्थन कर रहा है। यही मकसद है। किसी के यूक्रेन का समर्थन करने का धुंधला सा जिक्र भी पैरानॉइड पुतिन के मन में शक पैदा करने के लिए काफी है। और ये लगभग तय है कि रूस के नेता अपने कंधे के ऊपर से देखेंगे जब उन्हें याद आएगा कि हाल ही में तख्तापलट और बगावत की बातें हुई थी। मात्र मई में ही अफवाहें उड़ रही थी कि रूस के पूर्व रक्षा मंत्री और अब रूस की सुरक्षा परिषद के प्रमुख सर्गेई शोइगु तख्तापलट साजिश में शामिल थे। शोइगु के पास वजह है। पुतिन के अधीन वर्षों तक सेवा करने के बाद उन्हें रक्षा मंत्री की अपनी प्रमुख भूमिका से हटाकर ऐसी भूमिका में डाल दिया गया जहां उनका असली प्रभाव बहुत कम है। हमें तो यह पुतिन द्वारा रूस की सैन्य विफलताओं की जिम्मेदारी टालने जैसा लगता है और शोइगु शायद इस सब को लेकर थोड़ी नाराजगी भी महसूस करते हो। क्या वह आंतरिक मंडली का वही सदस्य हो सकता है जो सिर्फ पुतिन से बदला लेने के लिए शांति चाहता है? कोई नहीं जानता। जेलेंस्की भी चुप हैं। इन अफवाहों के अलावा एक पूर्व रूसी सैनिक ने पुतिन के खिलाफ स्पष्ट विद्रोह की धमकी दी है। जून के अंत में अलेक्जेंडर लूनिन ने इंस्टाग्राम पर वीडियो डालकर रूसी सेना को सैनिकों को आत्मघाती आदेश देने के लिए लताड़ा। उन्होंने कहा, सेना में दुर्व्यवहार आम है। लूनिन ने पुतिन से मिलने की मांग की। उसने धमकी दी कि विद्रोह की तैयारी हो रही है। सोशल मीडिया पर बयान देने के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। लूनिन ने दावा किया कि वह रूस के मंत्रालय और सुरक्षा सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारियों का संदेश पुतिन तक पहुंचाना चाहता था और छिपे हुए गद्दार है। पुतिन के खिलाफ साजिश में शामिल आंतरिक मंडली के और भी शांत सदस्य। एक बात जो हम निश्चित रूप से जानते हैं वह यह है कि पुतिन ने अपने चारों ओर सुरक्षा कड़ी कर दी है, क्योंकि ये सारी अफवाहें और असंतोष के खुले प्रदर्शन चल रहे हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के अनुसार तख्तापलट की अफवाहों से मार्च से ही क्रेमलिन हाई अलर्ट पर है। जो लोग सीधे पुतिन के लिए काम करते हैं उन्हें अब अपने मोबाइल फोन इस्तेमाल करने या सार्वजनिक परिवहन लेने की अनुमति नहीं है। ये सब इसलिए है क्योंकि पुतिन को डर है कि कहीं उन पर कोई असर ना हो जाए या वे उसके ठिकाने की जानकारी लीक ना कर दे। हर बॉडीगार्ड, रसोइये और फोटोग्राफर के घर में भी जो पुतिन की सेवा करते हैं सुरक्षा कैमरे लगाए गए हैं ताकि रूस का नेता हर समय नजर रख सके। पुतिन डरे हुए हैं, ये बात बिल्कुल साफ है। अब जेलेंस्की का दावा है कि उन्हें एक करीबी गुट का समर्थन है जो बिखरने की कगार पर है। पुतिन का वहम और भी गहरी होती जाएगी। लेकिन एक और सवाल है जो कोई पूछता नहीं दिख रहा, क्या जेलेंस्की सच बोल रहे हैं? शायद जेलेंस्की ने अपने संबोधन में पुतिन के करीबियों के विरोध और यूक्रेन से शांति के लिए मजबूर करने की बात इसलिए कही हो ताकि पुतिन के वहम का फायदा उठाया जा सके। यूक्रेन जानता है कि बचाव के लिए पुतिन कितना आगे जा सकते हैं। हाँ, वहां सुरक्षा पागलपन की हद तक कड़ी है। साथ ही रिपोर्ट्स है कि पुतिन अधिकतर समय भूमिगत बंकरों में छुपकर रहते हैं। वो सिर्फ तभी बाहर आते हैं
जब उन्हें सार्वजनिक रूप से दिखना जरूरी होता है। मान लेते हैं कि ये सार्वजनिक उपस्थितियां उनके बॉडी डबल्स नहीं कर रहे। यूक्रेन के ड्रोन हमलों को अब पुतिन के बंकरों में समय बिताने की मुख्य वजह माना जा रहा है। लेकिन शायद बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। शायद पुतिन मानते हैं कि वे बंकर में रहकर सब नियंत्रित कर सकते हैं और करीबी लोगों को दूर रख सकते हैं। प्रावदा का कहना है कि अब पुतिन पहले से ज्यादा हत्या के डर में है। सबसे अधिक संभावना है कि ड्रोन के जरिए शायद किसी नाराज एलिट सदस्य द्वारा भी, जो 4.5 साल से चल रही इस बेकार जंग से तंग है, जो लगता है सिर्फ पुतिन के अहंकार के लिए चल रही है। और अब यहाँ तक कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उससे पैदा होने वाले खतरे ने भी पुतिन के दिमाग को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की हत्या के बाद ये खबर सामने आई कि हत्या को अंजाम देने में AI का इस्तेमाल किया गया, जिसने ईरानी ट्रैफिक कैमरों द्वारा रिकॉर्ड किए गए घंटों घंटों के वीडियो का विश्लेषण किया। उस विश्लेषण से अमेरिका और इजराइल को पता चला कि खामनेई कहां थे, और उसके बाद बंकर भेदी बमों का इस्तेमाल किया गया। पुतिन अब इस बात को लेकर इतने चिंतित है कि उनके साथ भी ऐसा ही हो सकता है कि वे जितना हो सके खुद को छुपाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रांस 24 की रिपोर्ट के अनुसार हम जो बात कह रहे हैं वो ये है कि ताकतवर आदमी डर से भरा हुआ है। दूसरी ओर जेलेंस्की है, जो अक्सर अपने लोगों के सामने कभी मोर्चे पर तो कभी समर्थन जुटाने के लिए दूसरे देशों के दौरों पर दिखते हैं। जेलेंस्की द्वारा पुतिन के करीबी लोगों का जिक्र करना यूक्रेन के राष्ट्रपति की सोची समझी रणनीति है, जो रूसी नेता के दिमाग में गहराई तक असर करेगा, जो हर चीज से डरा हुआ है। शायद अंदरूनी घेरे में बगावत है ही नहीं। अगर ऐसा है तो जेलेंस्की शायद बस पुतिन को अपने ही अभिजात वर्ग के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो धोखे की संभावना और बढ़ेगी। ये रूस के नेता के लिए हर हाल में हार वाली स्थिति है। चाहे जेलेंस्की सच हो या नहीं, यह पुतिन के डर और सक्कीपन का फायदा उठाने की मास्टर क्लास है। डरे हुए नेता उतावले फैसले लेते हैं, वे गलतियां करते हैं। जेलेंस्की शायद इसी पर भरोसा कर रहे हैं। अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति सच बोल रहे हैं तो यह पुतिन के लिए और भी बुरा है। वह शांति नहीं चाहते। पुतिन चाहते हैं कि उनके अपने लोग उनके हर पागलपन भरे फैसले का समर्थन करें। यह जानना कि ऐसे लोग हैं जिन पर उन्हें भरोसा करना चाहिए, जो उनकी पीठ पीछे जाकर यूक्रेन से कह रहे हैं कि वे शांति चाहते हैं, यह पुतिन के लिए ऐसा झटका है जिसे वह शायद सहन नहीं कर पाएंगे। जेलेंस्की ने पुतिन को संदेश भेजा है, शांति करो, नहीं तो तुम्हारा अपना करीबी घेरा या तो तुम्हें ऐसा करने के लिए मजबूर करेगा या तुम्हें बाहर कर देगा। यूक्रेन जानता है कि पुतिन शायद ही सुनेंगे, क्योंकि वह अपनी सनक में डूबे हैं। वह अपनी जंग में ऐसे उलझे हैं कि उन्हें लगता है अगर खत्म की तो वे गद्दार सामने आ जाएंगे, जिनके बारे में जेलेंस्की ने कहा कि वे उनके बीच ही मौजूद हैं। ठीक है, यूक्रेन कहता है अगर अंदरूनी सर्कल वाला खुलासा नाकाफी है तो शायद दूसरा बड़ा खुलासा काम कर जाए। उस बड़े खुलासे के बारे में बताने से पहले ये है मिलिट्री शो, जहां हम सुर्खियों से आगे पूरी कहानी बताते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आप सबसे आगे रहें। जेलेंस्की ने दूसरे बड़े खुलासे में पुतिन को भविष्य दिखाया। अगर पुतिन शांति स्वीकार नहीं करते तो यूक्रेन उनकी पहले से ही मुश्किल स्थिति को और भी ज्यादा खराब कर देगा, और वो ऐसा करेगा रूस के अंदर पहले से ही तबाही मचा रहे दूरगामी हमलों के अभियान को औपचारिक रूप देकर। ये ऐसा नहीं है कि शायद भविष्य में हम कुछ योजना बनाएंगे, जैसी स्थिति हो। आदेश पर हस्ताक्षर हो गए हैं, अब सब कुछ आधिकारिक है। यूक्रेन नया डीप स्ट्राइक कमांड बना रहा है, जिसका नाम लॉन्ग रेंज ग्लोबल इम्पैक्ट कमांड है, या LRGIC, जो यूक्रेन की सभी लंबी दूरी की क्षमताओं को केंद्रीकृत करेगा, ताकि रूसी सेना की ताकत इतनी घट जाए कि वह पुतिन द्वारा शुरू युद्ध न लड़ सके। LRGIC अभी पूरी तरह सक्रिय नहीं है। जेलेंस्की ने कहा कि संगठन के लिए एक कमांडर ढूंढना होगा, और उन्होंने वादा किया कि यह कमांडर यूक्रेन की सेना के सबसे मजबूत और सबसे सक्षम नेताओं में से एक होगा। लेकिन ये आ रहा है जल्द ही। पुतिन LRGIC के असर से सिर्फ तभी बच पाएगा जब वो आखिरकार शांति की घोषणा करे। लेकिन LRGIC असल में क्या लेकर आ रहा है? जेलेंस्की थोड़ा समझाते हैं। इस कमांड को उपलब्ध सभी संसाधनों को 100% झोंकना होगा, ताकि रूसी युद्ध क्षमता को और भी ठोस रूप से कम किया जा सके। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बताया कि इस दिशा में कमांडर मजबूत और निश्चित रूप से बेहद अनुभवी होगा। हालांकि इससे ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, लेकिन यह दिखाता है कि यूक्रेन अपनी लंबी दूरी की इकाइयों को नई कमांड संरचना में जोड़ रहा है, ठीक वैसे ही जैसे उसने फ्रंटलाइन ड्रोन इकाइयों के लिए किया था जब उसने मानव रहित प्रणालियों के बल बनाए थे। इस केंद्रीकरण से जानकारी साझा करना और रूस के खिलाफ
समन्वित लंबी दूरी के अटैक्स की योजना बनाना आसान होगा। कम से कम यही हमारी धारणा है। ज़ेलेंस्की ज्यादा कुछ नहीं बता रहे हैं और पुतिन के आंतरिक घेरे के बारे में उनके दावों की तरह ही यह एक जानबूझकर उठाया गया कदम लगता है ताकि एक ऐसे रूसी नेता में और डर पैदा किया जा सके जो पहले से ही तनाव में है। जो बात हमें निश्चित रूप से पता है वो यह है कि LRGIC रूस को पहले से ही पंगु बना रही रूस के भीतर गहरे हमलों की मुहिम का औपचारिक रूप है। 2026 में यूक्रेन ने रूसी क्षेत्र में अपने हमलों की दूरी, दायरा और नुकसान बढ़ाया है, चाहे वो रूस में हो या कब्जे वाले इलाकों में। अब सब कुछ एक निशाना है। रिफाइनरियों, तेल ढांचे, सैन्य ठिकानों और गोला बारूद डिपो तक रूसी सेना को काम करने के लिए इसकी जरूरत है और यूक्रेन उसी पर हमला कर रहा है। अब हमले पहले से ज्यादा तेज और जोरदार हैं। यूरो मैदान प्रेस के अनुसार यूक्रेन ने 2026 की पहली छमाही में रूस पर किए गए गहरे हमलों की संख्या में 1150% की बढ़ोतरी की है पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में। ये हमले जो मोर्चे से 500 से 2000 किलोमीटर दूर होते हैं और कभी उससे भी गहराई में, ने 172 सैन्य या ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया है। ये रूस के लिए बेहद नुकसानदेह है। अमेरिकी रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेन के हमलों से रूस का पेट्रोल उत्पादन 65% तक गिर गया है और जिस ईंधन संकट का हमने पहले जिक्र किया था वह इसी लंबी दूरी के अभियान के कारण हुआ है। हम कह रहे हैं कि यूक्रेन की गहरे हमले की रणनीति पहले से घातक थी। अब ज़ेलेंस्की के नए आदेश के साथ यह और भी ज्यादा खतरनाक होने जा रहा है। ये इतनी प्रभावी और क्रूर होगी जैसी रूस ने पहले नहीं देखी। अगर पुतिन ज़ेलेंस्की की शांति की अपील को गंभीरता से नहीं लेते तो ये लंबी दूरी का अभियान रूस को इतनी बुरी तरह बर्बाद कर देगा कि उसकी भरपाई नहीं हो सकेगी। यूक्रेन की सेना में डीप स्ट्राइक अब संस्थागत रूप ले रहे हैं। एक समर्पित संचालन शाखा स्थापित की जा रही है और ये पुतिन के लिए बहुत बुरी खबर है। क्या आप जानते हैं रूस के राष्ट्रपति के लिए और क्या बुरी खबर है? मानो उन्हें और किसी बुरी खबर की जरूरत हो। अमेरिका मानता है कि यूक्रेन की डीप स्ट्राइक रणनीति सफल हो रही है। कुछ अधिक निंदक लोग मान सकते हैं कि जब ज़ेलेंस्की पुतिन के खिलाफ हो रहे किसी अंदरूनी घेरे की बात करते हैं तो उनका इशारा ट्रंप प्रशासन के कुछ सदस्यों की ओर है। हम इतनी दूर नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये जरूर बताएंगे कि यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका के रुख में जबरदस्त बदलाव आया है और अब ऐसा लगता है कि यूक्रेन को ही पूरा समर्थन मिल रहा है, क्योंकि अब ये साफ हो गया है कि पुतिन तब तक शांति स्वीकार नहीं करेंगे जब तक उन्हें मजबूर न किया जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जुलाई में अंकारा नेटो शिखर सम्मेलन में ज़ेलेंस्की से मिलकर यूक्रेन की लंबी दूरी की रणनीति की तारीफ की थी। उन्होंने यूक्रेन के रुख को तनाव बढ़ाने वाला कदम बताया जो युद्ध खत्म कर सकता है। ट्रंप ने उस शिखर सम्मेलन का इस्तेमाल ये घोषणा करने के लिए भी किया कि वह यूक्रेन को पेट्रियट वायु रक्षा मिसाइलों के उत्पादन का लाइसेंस देने के लिए तैयार है, जिससे यूक्रेन अपने खुद के पेट्रियट मिसाइल बना सके ताकि रूस के बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल हमलों की समस्या से निपटा जा सके। यह बहुत बड़ी बात है। यह मूल रूप से अमेरिका द्वारा यूक्रेन को लंबी दूरी के मोर्चे पर वही करते रहने के लिए प्रोत्साहित करने के बराबर है। साथ ही यूक्रेन को रूस की अपनी लंबी दूरी की रणनीति के प्रभाव को कम करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाने में मदद करना भी है। पुतिन को अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करे और उनकी तरफ एक आखिरी चोट के तौर पर यूक्रेन ने एक और घोषणा भी की है। LRGIC के अलावा यूक्रेन अपने असॉल्ट फोर्सेस के नेतृत्व और प्रबंधन को भी पुनर्गठित करेगा, जिसमें 8वीं एयर असॉल्ट कोर के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल दिमित्रो वोलोशिन शामिल हैं। लगता है उन्हें पुनर्गठन की निगरानी करने वाली नई रिएक्शन फोर्स का नेतृत्व सौंपा गया है। यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के इस नए घटक संयुक्त त्वरित प्रतिक्रिया बल में मौजूदा असॉल्ट, ड्रोन और तोपखाने की इकाइयां एक बल में मिलेंगी। ये बल मोर्चे पर जल्दी तैनात होगा और इसमें ऐसी तकनीक होगी जो रूस अपने सैनिकों को नहीं दे सकता। ये मोर्चे पर सैन्य सुधार है जो रूस के पीछे के इलाकों में यूक्रेन की योजनाओं का पूरक होगा। इसका मतलब है कि यूक्रेन में पुतिन की सेनाओं को और मुश्किलें झेलनी होंगी। रूसी कमजोरी पर तुरंत प्रतिक्रिया से इलाकों को आजाद कर रूसी हमलों को पहले ही रोका जा सकता है। तो इस सब से आपको क्या समझ आता है? पुतिन का अंदरूनी गुट शांति के लिए गुहार लगा रहा है, हालांकि अपने नेता के कानों तक ये बात पहुंचाए बिना, और यूक्रेन उन उच्च पदस्थ लोगों के साथ मिलकर काम करने के लिए पूरी तरह तैयार है ताकि वो शांति हासिल की जा सके। नए समूहों के गठन के साथ दबाव बढ़ाया जा रहा है, जिससे यूक्रेन की गहरे प्रहार और आक्रमण इकाइयां पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई हैं। यहाँ तक कि अमेरिका भी पुतिन को संकेत दे रहा है कि अब बहुत हो गया, यूक्रेन जीत रहा है, रूस अब इसे पलट नहीं सकता, अब पीछे हटो वरना पुतिन का अंत उसकी सोच से भी पहले आ जाएगा। जहाँ तक पुतिन की बात है, एक नेता के रूप में जो सनक हमेशा उनकी पहचान रही है वही अब उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। पूर्व KGB अधिकारी घुमावदार चालें चलते चलते खुद को ऐसी स्थिति में ले आए हैं जहां उनके विकल्प खत्म होते जा रहे हैं। अब वो क्या करेंगे? क्या वह स्थिति को और बढ़ाएंगे? क्या वह जो युद्ध उसने शुरू किया उसे यूरोप तक फैला देंगे? पुतिन शायद हताशा में ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इससे थका रूस नेटो के खिलाफ लड़ाई में फंस जाएगा, जबकि अमेरिका यूक्रेन के साथ है
और नेटो के यूरोपीय सदस्य लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। यह कोई अच्छा विचार नहीं है, लेकिन पुतिन के पास और क्या विकल्प है? उसकी डराने की तरकीबें अब असरदार नहीं रही। अगर देखा जाए तो डर के मामले में यूक्रेन का पलड़ा भारी है, जैसे युद्ध में उसका पलड़ा भारी है। पुतिन बिना लामबंदी के यूक्रेन युद्ध में और जनशक्ति नहीं लगा सकते। अब पुतिन के लिए ये छिपाना नामुमकिन हो गया है कि उनका शुरू किया युद्ध रूसी जनता की मुसीबत बन गया है। उन्हें वो दर्द पेट्रोल पंपों पर महसूस होता है, और हर बार जब वे किसी और रिफाइनरी या फैक्ट्री से उठता धुआं देखते हैं जिसे यूक्रेन के ड्रोन ने निशाना बनाया हो, पुतिन को इस सच्चाई का सामना करना पड़ेगा कि अब उनके पास सच में सिर्फ 2 ही विकल्प बचे हैं। यूक्रेन युद्ध में शांति के लिए सहमत हो जाएं और फिर अपने उस आंतरिक घेरे से निपटने की कोशिश करें जो उनसे तंग आ चुका है, या लड़ाई जारी रखे जानते हुए कि यूक्रेन मजबूत हो रहा है और हमले और भीतर तक पहुंच रहे हैं। आंतरिक घेरे के जो सदस्य अभी शांति चाहते हैं वे जल्द ही तय कर सकते हैं कि पुतिन से छुटकारा पाना ही एकमात्र तरीका है। ये मुसीबत तुमने खुद मोल ली है पुतिन। यूक्रेन बस तुम्हें उसका नतीजा भुगतने पर मजबूर कर रहा है। वे सब शानदार गर्मी की छुट्टियों पर जा रहे थे, यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों के एक स्वर्ग जैसे रिसोर्ट में छुपे थे। रूस की एफएसबी ने धूप, रेत और साजिशों का आनंद लिया। उन्हें लगा कि वे बहुत चालाकी दिखा रहे हैं। यूक्रेन को नहीं लगेगा कि रूसी सैनिक रिसोर्ट में मिलेंगे जब कब्जे वाले इलाकों में एफएसबी के लिए और भी तर्कसंगत जगहें हैं। लेकिन एफएसबी गलत था। 100 एफएसबी अधिकारी एक बीच रिसोर्ट में छिपे थे, लेकिन उनकी छुट्टियां नरक में बदल गई। यूक्रेन ने उन्हें ढूंढा, फिर जो हुआ वो बेहद क्रूर और असरदार था। खेरसोन में एफएसबी के दर्जनों कर्मचारियों ने ओब्लास्ट के एक रिसोर्ट परिसर में समन्वय केंद्र बनाया था। वहां दर्जनों वाहन मौजूद थे, सशस्त्र गार्ड और चेक पॉइंट्स प्रवेश नियंत्रित करते थे। एफएसबी ने अपने ठिकाने के चारों ओर भूमिगत शरण स्थल भी बनाए हैं। अनधिकृत लोगों को रोकने के लिए इंजीनियरिंग बाधाएं लगाई गई। अगर उद्देश्य रिसोर्ट में हो रही गतिविधियों को छुपाना था तो एफएसबी ये काम बहुत अच्छे से नहीं कर रहा था। रूस के सबसे गुप्त संगठनों में से एक सब कुछ उजागर करने को तैयार दिख रहा था। शायद उन्हें लगा कि यूक्रेन की निगरानी इतनी सीमित है कि अपनी गतिविधि छुपाने के लिए बस मामूली कोशिश करनी होगी, या रूस के लिए और बुरा। एफएसबी को फर्क नहीं पड़ा। अपने आप को सुरक्षित मानने के घमंड में डूबे हुए थे। एफएसबी कर्मचारियों ने शायद सोचा कि खेरसोन रिसोर्ट को उन्होंने जिस चीज में बदल दिया था उसके संकेत दिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उन्होंने सबक सीखा। सच में उन्होंने सबक सीखा। यूक्रेन ने रिसोर्ट का पता लगाकर वहां तबाही मचा दी। हम जो जानते हैं वो ये है, यूक्रेन ने जवाबी कार्रवाई का फैसला किया। एफएसबी रूस की संघीय सुरक्षा सेवा है। एफएसबी का सबसे उपयुक्त जवाब यूक्रेन की एसबीयू या यूक्रेन की सुरक्षा सेवा है। कर्तव्यों के मामले में दोनों समान हैं, लेकिन क्षमताओं में समान नहीं है। एसबीयू ने एफएसबी बेस को नष्ट करने का काम अपनी कुख्यात अल्फा स्पेशल ऑपरेशन सेंटर को सौंपा। अल्फा की बड़ी प्रतिष्ठा है। 19 जुलाई की डिफेंस एक्सप्रेस रिपोर्ट के अनुसार एसबीयू की इसी एक यूनिट ने 2026 की शुरुआत से 50,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों की हताहतियां दर्ज की हैं। रूसी सैनिकों को खत्म करना है, यही वो टीम है जिससे यूक्रेन ये काम कराना चाहता है। अल्फा ने निराश नहीं किया। 13 ड्रोन से अल्फा यूनिट ने एफएसबी ठिकाने पर कई बार हमला किया। रिजॉर्ट में धूप सेक रहे एफएसबी अधिकारियों को तब ज्यादा गर्मी महसूस हुई जब परिसर में भीषण आग लग गई। धूप सेकने का उनका यह इरादा नहीं था। रिजॉर्ट पूरी तरह से जलकर राख हो गया, और वो भी एक पल में। एफएसबी की चालबाजी पूरी तरह खत्म हो गई थी। हमले के बारे में बात करते हुए एसबीयू ने अपने आकलन में पूरी तरह से स्पष्टता दिखाई। एसबीयू के अल्फा स्पेशल ऑपरेशंस बलों ने एफएसबी अधिकारियों के समन्वय केंद्र और ठिकाने पर सफल हमला किया, जो अस्थायी कब्जे वाले खेरसोन क्षेत्र के एक बोर्डिंग हाउस में था। यह बात एक टेलीग्राम पोस्ट में कही गई। यह भी जोड़ा गया कि हमला एसबीयू के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की द्वारा कुछ हफ्ते पहले पेश की गई 40 दिन की योजना के तहत हुआ। हम उस योजना पर वापस आएंगे। ये यूक्रेन में हालात बदल देने वाला साबित हो सकता है। एसबीयू ने आखिर क्या नष्ट किया, यही अभी बड़ा सवाल बना हुआ है। हम जानते हैं कि खेरसोन रिसोर्ट में कई बड़ी आग लगी है। हम जानते हैं कि एसबीयू के अनुसार एफएसबी के कितने कर्मचारी उस रिसोर्ट बेस पर थे। करीब 100 कर्मचारी और 70 से अधिक वाहन उस सुविधा के क्षेत्र में मौजूद थे। संभावना बहुत अधिक है कि उन एफएसबी कर्मचारियों में से कई लोग उन भीषण आग में हताहत हुए थे। साथ ही कई वाहन भी नष्ट हो गए। यूक्रेन रिपोर्टिंग में जल्दी नहीं करना चाहता। इस वीडियो के बनाए जाने के समय तक हुए नुकसान की असली मात्रा का अभी भी आकलन किया जा रहा है। जो बात हमें पक्के तौर पर पता है वो ये है कि यूक्रेन ने अभी एफएसबी के खिलाफ एक जबरदस्त हमला किया है, जिसमें रूसी सेना और सुरक्षा सेवाओं के चुनिंदा लोग होने थे। हमें पता है कि यूक्रेन ने संचार केंद्र को निशाना बनाया, जिसका
खेरसौन की फ्रंट लाइन पर असर दिखेगा। लगता है एफएसबी मोर्चे पर हमलों का समन्वय कर रहा है और अपने रिसोर्ट ठिकाने से विशेष मिशनों की योजना बना रहा है। अब नहीं, सूरज और रेप की जगह अब जलती हुई लपटों ने ले ली है। हमारे पास हमले की फुटेज है जिसे एसबीयू ने एक्स व टेलीग्राम पर साझा किया। वीडियो हर उस दावे को साबित करता है जो अल्फा यूनिट और उसके निर्दयी दक्षता के बारे में किया गया है। एसबीयू ने हमले की सटीक तारीख या रिसोर्ट का सही स्थान उजागर नहीं किया। युद्ध अध्ययन संस्थान ISW के अनुसार जियो लोकेटेड फुटेज से पता चलता है कि यह क्षेत्र शासल्युस्तावा था, जो डनीप्रो नदी के पश्चिमी किनारे से करीब 130 किलोमीटर दूर है। जो हम फुटेज की मदद से जानते हैं वो ये है कि एफएसबी अपने छिपे हुए बेस पर लगभग पूरी तरह से असहाय नजर आ रही थी। कई बार हमें एफपीवी ड्रोन से शूट किया गया दृश्य दिखता है जब वह ड्रोन आकर परिसर के एक हिस्से से टकराता है। इमारतों पर हमला किया जाता है तो ही ड्रोन लक्ष्य क्षेत्र के काफी ऊपर से विशाल विस्फोटों को रिकॉर्ड करते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि एक लक्ष्य जल रहा होता है, तभी ड्रोन अगले लक्ष्य पर बढ़ जाता है। एक फुटेज में तो यहाँ तक दिखाया गया है कि एफएसबी के कर्मचारी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं जब एक ड्रोन हमला करने के लिए आ रहा होता है। एफएसबी कर्मचारियों के बचने की संभावना कम है। आखिरी शॉट सबसे ज्यादा कुछ बताने वाला है। एक टोही ड्रोन क्षतिग्रस्त जगह के ऊपर मंडरा रहा है। यूक्रेन हमले के बाद की स्थिति रिकॉर्ड कर रहा है। हम हर जगह आग की लपटें देख रहे हैं। इमारतें आग की लपटों में घिरी हैं। एफएसबी स्टाफ के लिए उन इमारतों से बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। रिजॉर्ट अब नरक जैसी जगह बन गया है। रूस उस जगह को जो लोगों को खुशी देने के लिए बनी थी, पुतिन की युद्ध मशीन का हिस्सा बना रहा था। एसबीयू की अल्फा यूनिट उस बेस में कभी जो रिसोर्ट जैसा एहसास बचा था उसे भी पूरी तरह खत्म करने जा रही थी। अब खेरसौन के इस क्षेत्र में कोई छुट्टियां मनाने नहीं आएगा और अब इस इलाके में एफएसबी के जो भी लोग बचे हैं उन्हें कोई नई छुपने की जगह ढूंढनी होगी। यूक्रेन द्वारा इस्तेमाल ड्रोन पर एसबीयू ने कुछ नहीं बताया, हालांकि हम अंदाजा लगा सकते हैं। तबाही के पैमाने और धमाकों को देखकर लगता है कि FP2 ड्रोन को ही एफएसबी के ठिकाने पर हमले के लिए चुना गया था। अगर ऐसा है तो ये ड्रोन सही चुनाव होता। ये पूरी तरह से एफपीवी ड्रोन नहीं है, लेकिन ये यूक्रेन द्वारा रूस के अंदर लक्ष्यों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जेट संचालित ड्रोन जैसा भी नहीं है। FP2 एक भारी भरकम मध्यम दूरी का स्ट्राइक ड्रोन है जो लक्ष्यों पर विस्फोटक हमला करता है। फायर पॉइंट द्वारा विकसित और 2025 से उपयोग में FP2 एक फिक्स्ड विंग ड्रोन है जिसकी अधिकतम गति 205 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी ऑपरेटिंग रेंज लगभग 200 किलोमीटर है। ये मोर्चे की रेखा से आगे के कब्जे वाले इलाकों में लक्ष्यों पर हमला करने के लिए उपयुक्त है। ये ड्रोन 105 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है और ये आसमान में 2.5 घंटे तक रह सकता है। फिर से यह एकदम सही है। अधिकतम सीमा तक पहुंचने में 1 घंटा लगता है और फिर लक्ष्य पर हमला करने से पहले समायोजन के लिए समय मिलता है। अल्फा यूनिट भी इन ड्रोन के इस्तेमाल में बहुत माहिर है। फरवरी में किए गए हमलों की एक श्रृंखला इस बात को साबित करती है। इन हमलों में अल्फा ने रूसी इलाके में गोला बारूद डिपो और कमांड पोस्ट नष्ट किए। ये हमले एसबीयू द्वारा FP2 के इस्तेमाल का उदाहरण है। इसलिए इस प्रसिद्ध ड्रोन पर भरोसा किया गया कि वह उस रिसोर्ट में तबाही मचाए जिसे एफएसबी ने संचार बेस बनाया था। ड्रोन मॉडल कोई भी हो, उसने एफएसबी पर हमले में अहम भूमिका निभाई। अल्फा यूनिट की हालिया उपलब्धि यूक्रेन युद्ध में बड़ा बदलाव ला सकती है। इसके कई कारण हैं। उससे पहले याद दिला दूं, आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर जानकारी मिल रही है तो चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप हमारे यूक्रेन के हालिया हमलों का विश्लेषण देख सकें। पहला कारण जिसके बारे में हमने अभी अभी बात की थी वही है जिसे हमने वीडियो में पहले भी जिक्र किया था। एफएसबी पर यह हमला ज़ेलेंस्की की जून में घोषित 40 दिनों की मुहिम का हिस्सा था जिसका मकसद रूस की सैन्य और आर्थिक क्षमता को पंगु बनाना है। ये घोषणा 25 जून को हुई थी, यानी हमलों की इस मुहिम का अभी बस आधे से थोड़ा ज्यादा हिस्सा ही पूरा हुआ है। ये बात रूस को चिंता में डाल देगी। यूक्रेन अभियान के बीच ही बड़े एफएसबी संचार केंद्र नष्ट कर रहा है। क्रेमलिन चिंतित रहेगा कि एसबीयू ने इस अभियान के चरम के लिए क्या योजना बनाई है। जब हम खतरनाक कहते हैं तो हमारा मतलब है कि कई रूसी ठिकाने और उपकरण टुकड़ों में उड़ रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने एसबीयू को 40 दिन के अभियान की जिम्मेदारी दी है जो मुख्य रूप से रूसी इलाके में लक्ष्यों पर हमला करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करता है। यूक्रेन ने पहले ही बता दिया था कि इस अभियान में किन लक्ष्यों पर हमला किया जाएगा, जैसा ज़ेलेंस्की ने घोषणा की थी। ये क्रास्नोदार क्राय के तेल डिपो और उफा की 2 तेल रिफाइनरियों पर हमलों से मेल खाता है जो रूसी गणराज्य बशकोरतोस्तान में है। संदेश साफ है कि अगर एसबीयू ड्रोन की पहुंच में है और पुतिन के युद्ध लक्ष्यों के लिए इस्तेमाल हो सकता है तो वो
लक्ष्य है। कम से कम यही हमारी धारणा है। यूक्रेन ने जिन सटीक लक्ष्यों को निशाना बनाना है और जिन रणनीतियों का इस्तेमाल करना है उन्हें गुप्त रखा है। हमें सिर्फ पता चलता है कि हमला 40 दिन के अभियान का हिस्सा था, वो भी बाद में, और तब जब यूक्रेन जानकारी साझा करे। ये समझदारी है। रूस को अपनी योजना तब तक ना बताओ जब तक एफएसबी अधिकारी आग की लपटों में ना घिर जाएं। ज़ेलेंस्की ने इस अभियान की घोषणा करते समय एसबीयू को खास वजह से चुना। एसबीयू बीते महीनों में अलग अलग ड्रोन के इस्तेमाल से मोर्चे पर यूक्रेन की पोजीशनों की रक्षा में सबसे बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। स्पेशल ऑपरेशन सेंटर एसओसी अल्फा कब्जाधारी बलों के कर्मियों और उपकरणों को नष्ट करने में अग्रणी है। उन्होंने अपनी घोषणा के दौरान कहा, रूस के खिलाफ यूक्रेन की विनाशकारी क्षमता में अल्फा यूनिट पहले ही सूची में शीर्ष पर थी। एफएसबी के रिजॉर्ट बेस को जलाकर इसने एक और बड़ी जीत हासिल की। इस अभियान में हम दो बातें देखते हैं। यूक्रेन ने ऐसा विविध ड्रोन भंडार बना लिया है कि अब रूस में लगभग कोई भी जगह सुरक्षित नहीं, चाहे वो निशाना कब्जे वाले यूक्रेन में हो या खुद रूस में। उदाहरण के लिए उफा रिफाइनरी यूक्रेन से लगभग 1400 किलोमीटर दूर है। इसी निशाने का इस्तेमाल एसबीयू ने 40 दिन के अभियान शुरू करने में किया था। खेरसोन तो बहुत करीब है, और यही बात है, अगर वो रूस के लिए कोई बहुत अहम निशाना है जिसकी उसे सच में जरूरत है, तो एसबीयू और अल्फा यूनिट के पास उस काम के लिए एक ड्रोन है। दूसरा, 40 दिन का अभियान दिखाता है कि यूक्रेन का खुफिया नेटवर्क कितना बड़ा है। याद रखें, एफएसबी को खेरसोन रिसोर्ट में छुपना था। हो सकता है कि वह ठीक से नहीं छिप रहा था, लेकिन वह एक गुप्त ठिकाना होना चाहिए था। एसबीयू ने उसे खोजकर नष्ट किया। यही वह पिछले कई हफ्तों से कर रहा है, जैसे जैसे एक के बाद एक ठिकानों पर हमला हो रहा है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी अब इतनी प्रभावशाली हो गई है कि वह ड्रोन को रूसी वायु रक्षा की कमजोरियों के जरिए सैकड़ों या हजारों किलोमीटर अंदर रूस तक हमले के लिए भेज सकती है। ये हालात बदल देने वाला कदम है। इसका मतलब यूक्रेन जितना रूस समझता है उससे कहीं ज्यादा जानता है, और रूस में कुछ भी सुरक्षित नहीं। 40 दिन की इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य रूस की सैन्य और आर्थिक ताकत को कमजोर करना है। यही काम एसबीयू कर रही है। सैन्य रूप से एसबीयू उन सभी चीजों पर हमला करती है जो रूसी कमांड और समन्वय से जुड़ी है। यही हमने अभी खेरसोन में देखा। एक संचार केंद्र नष्ट हुआ, जिससे रूस की अग्रिम सेनाओं पर बड़ा असर पड़ेगा। आर्थिक रूप से एसबीयू रिफाइनरियों, तेल डिपो, परिवहन केंद्रों और काला सागर और अजोव सागर में छाया बेड़े के टैंकरों पर हमला कर रहा है। यह तेल और ईंधन है जो रूस निर्यात नहीं कर सकता, और भले ही ये उत्पाद विदेश में बेचने के लिए नहीं थे और घरेलू उपयोग के लिए थे, फिर भी रूस को नुकसान होता है। तेल और ईंधन जलाने की भरपाई करनी होती है, और वो सस्ता नहीं आता। अब ऐसा दबाव असर दिखा रहा है। यूक्रेन के रूसी ईंधन के खिलाफ अभियान ने रूस और कब्जे वाले इलाकों, खासकर क्रीमिया में कमी ला दी है, जो अब और भी अलग थलग हो रहा है। 40 दिन का यह अभियान पुतिन पर दबाव बनाने की कार्रवाई है, जिससे वे सर्दियों में अपने सैनिकों व जनता की स्थिति देख सके। अब ईंधन जल रहा है। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी, यूक्रेन ऊर्जा अवसंरचना पर हमले जारी रखेगा। इसमें यूक्रेन का अपना स्वार्थ भी है। यूक्रेन में सर्दियों में बहुत ठंड पड़ती है, और रूस ने उसी का फायदा उठाते हुए यूक्रेनी ऊर्जा ग्रिड पर अपने हमले किए हैं। 2025 की सर्दी यूक्रेन के लिए खास तौर पर मुश्किल रही, क्योंकि रूसी हमलों ने बड़ी आबादी के लिए बिजली और हीटिंग बंद कर दी थी, अक्सर कई दिनों तक। यूक्रेन दबाव डालने से अब फायदा हो सकता है, क्योंकि इससे पुतिन को बातचीत की मेज पर लाया जा सकता है। शायद एक और कठिन सर्दी रोकी जा सकती है। यूक्रेन अपने 40 दिन के अभियान के साथ जो फायदे हैं, उनका पूरा फायदा उठा रहा है। यह तकनीकी रूप से रूस से आगे है, जैसा कि एआई ड्रोन के उभरने से पता चलता है। ड्रोन आधारित वायु रक्षा भी यूक्रेन की एक और बढ़त है। अब वह तकनीक सामने है, और एसबीयू, खासकर अल्फा यूनिट, इसका उपयोग दिखा रहे हैं। 40 दिन के अभियान की निरंतरता ही यूक्रेन के लिए यह हमला संभावित गेम चेंजर बनाती है। एक वजह यह भी है कि यूक्रेन ने किसे निशाना बनाया। एफएसबी। आधिकारिक रूप से एफएसबी एक संघीय कार्यकारी निकाय है जो रूस की सुरक्षा के लिए काम करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी कार्रवाई और सीमाओं की सुरक्षा एफएसबी के अधिकार क्षेत्र में है। पुतिन को असली और काल्पनिक दोनों तरह के खतरों से बचाना भी एफएसबी के अधीन है, जो पुतिन को परछाइयों में दिखाई देते हैं। इनमें से किसी भी जिम्मेदारी में यूक्रेन पर हमला करना शामिल नहीं है, फिर भी एफएसबी यही कर रही है, जो दिखाता है कि वह संगठन अपने घोषित मकसद से भटक गया है। रूस के दावों के मुकाबले एफएसबी का काम और भी धुंधला है। अगस्त 2022 में बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट के चलते हमें पता है कि एफएसबी कम से कम 2019 से यूक्रेन पर पूर्ण आक्रमण की तैयारी कर रहा था। 2022 तक इसकी ताकत 5 गुना बढ़ गई थी। रूसी हितों की रक्षा
एफएसबी का असली मकसद नहीं है यूक्रेन पर आक्रामकता है, कम से कम जब तक रूस यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर लेता। पुतिन के आक्रमण के बाद एफएसबी नागरिक संगठन से सैन्य संगठन बन गया है। किंग्स कॉलेज लंदन के अनुसार एफएसबी अधिकारी मोर्चे पर नहीं रहेंगे, इसके बजाय वे कहीं ज्यादा दुष्ट गतिविधियों में शामिल होते हैं, अक्सर यूक्रेन या रूस के पीछे के इलाकों में। यूक्रेन में एफएसबी जासूस भेजता है ताकि वे जो भी जानकारी जुटा सके उसे रूस के युद्ध प्रयास में मदद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। रूसी इलाकों में, चाहे वो रूस के अंदर हो या कब्जे वाले यूक्रेन में, एफएसबी एजेंट वही करते हैं जिसे कॉलेज यूक्रेनी नागरिकों की फिल्ट्रेशन कहता है। इसमें संभावित सहयोगियों की पहचान कर रूस के लिए खतरे बनने वालों को सड़कों से हटाने की कोशिश होती है। एफएसबी यातना, डेटा माइनिंग और सोशल मीडिया जांच में भी शामिल है। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि वे जितना संभव हो सके उतनी जानकारी जुटा सके और यूक्रेनी नागरिकों के खिलाफ अपने झूठे दोष सिद्ध करने के लिए सबूत पेश कर सके। एफएसबी अब यूक्रेन में एक कैंसर बन गया है। अब यही उसका काम है, एक घातक ताकत बनना जिसका मकसद रूस की रक्षा करना नहीं बल्कि यूक्रेन को नुकसान पहुंचाना है। खेरसोन में एफएसबी के ठिकाने को नष्ट कर यूक्रेन ने रूस की संदिग्ध संस्था पर बड़ा वार किया जो उसकी जमीन पर काम कर रही थी। यूक्रेन को उम्मीद है कि एफएसबी अधिकारी भी इमारतों के साथ आग में फंसे होंगे। हर मारे गए अधिकारी को बदलना मुश्किल होता है क्योंकि वे प्रशिक्षित रूसी जासूस होते हैं। यहाँ तक कि अगर खेरसोन रिजोर्ट में मौजूद लगभग 100 कर्मचारियों में से अधिकांश बच भी गए, उन्होंने संचार उपकरण और संभवतः जरूरी डेटा खो दिए हैं। ये यूक्रेन के लिए मौका बनाता है। एफएसबी जिन भविष्य के हमलों को पहले से भाप सकती थी उन्हें अब अंजाम दिया जा सकता है। यूक्रेन पर हमले की योजनाएं नाकाम हो गई। कुछ समय के लिए एफएसबी खेरसोन में अप्रभावी हो गई है। इस क्षेत्र पर हमले की शुरुआत से ही रूस ने आंशिक कब्जा किया है। यूक्रेन चाहता है कि खेरसोन में रूस की प्रभावशीलता को जितना संभव हो सके सीमित किया जाए। खेरसोन में एफएसबी की मौजूदगी खत्म होना बड़ा कदम है। यह यूक्रेन द्वारा खेरसोन में रूस को कमजोर करने के लिए कम रिपोर्ट किए गए हालिया कदमों में से एक है। रॉयटर्स ने जून के अंत में बताया कि खेरसोन के कठपुतली गवर्नर व्लादिमीर साल्दो ने दावा किया है कि ईंधन और ऊर्जा अवसंरचना पर यूक्रेन के हमलों के कारण अब इस क्षेत्र के रूसी कब्जे वाले इलाकों में बिजली नहीं है। 20 जुलाई की अपनी रिपोर्ट में, जिसमें रूस के हमले की स्थिति का जिक्र था, ISW ने कहा कि न तो रूसी और न ही यूक्रेनी स्रोतों ने खेरसोन में जमीन पर किसी भी तरह की हलचल की सूचना दी है। ये यूक्रेन के लिए अच्छा है। ये दर्शाता है कि एफएसबी सुविधा पर हमले से पहले ही गतिरोध था, अब वह सुविधा समाप्त हो गई है। यूक्रेन ने पीछे धकेलने के मौके बनाए होंगे। कम से कम इससे किलेबंदी मजबूत करने का समय मिला, क्योंकि रूसी सैनिक घबरा गए और हमले देर से किए। उनके एफएसबी मालिकों से संपर्क कट गया था। आखिरकार एसबीयू और अल्फा यूनिट ने रूस को दिखा दिया कि वह यूक्रेन से कुछ नहीं छुपा सकता। रूस चाहे जो भी छुपाने की कोशिश करे, यूक्रेन उसे हमेशा ढूंढ ही लेगा। करीब 100 एफएसबी स्टाफ ने यह बात कड़वे अनुभव से सीखी है। वे कब्जे वाले खेरसोन में अपनी छोटी गर्मी की छुट्टियां मना रहे थे, लेकिन वे जंग में हैं। यूक्रेन ने उन्हें ये घातक याद दिलाई। यूक्रेन की आदत है कि वह जो रूस छुपाने की कोशिश करता है उसे ढूंढ लेता है और फिर उसे नष्ट करने के लिए ड्रोन भेजता है। यही बात डोनेट्स्क में भी हुई थी। खेरसोन हमले से कुछ दिन पहले रूस ने एक परित्यक्त कंक्रीट फैक्ट्री में ईंधन डिपो छुपाया था। यूक्रेन ने उसे ढूंढ निकाला और उसे नष्ट करने के लिए ऑपरेशन हेल शुरू कर दिया। हमारा वीडियो देखकर और जाने, अगर आपको यूक्रेन की रूस पर एफएसबी में हालिया जीत का हमारा विश्लेषण पसंद आया तो मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आप देख सके कि हम आगे क्या लाने वाले हैं। और देखने के लिए धन्यवाद।